बबल खा लेते हो? इसने मसनूई अंदाज में इससे पूछा। अंदाज में थोड़ी सी हैरानी थी। बबल थी या बैल जो कोई कोई खा सकता था? गूंगा हूँ, बोल नहीं सकता, लेकिन जुबान है, दांत भी है, सब खा सकता हूँ। किसी दुनिया में रहती हो तुम? जुबान वालों की दुनिया में किसी गूंगे के साथ रहना ये मेरा पहला तजुर्बा है, इसलिए सब कुछ बदला बदला यानी अजीबो गरीब ओ यानी समझ से बाहर लग रहा है। वैसे भी लड़के बबल गम खाते हुए अच्छे नहीं लगते, लड़कियों पर सूट भी करता है। इसने गुब्बारा फुलाया और इशारा करके उतर कर कहा, और लड़कों पर ये सूट करता है। इसने इसको टक्कर मारने के अंदाज से झुकाया और कोट की कॉलर से गुब्बारा फोड़ दिया। बबल पड़ी थी और इसका गुब्बारा भी पड़ा, फटा तो मुंह पर नक्शो निगार बना गया। पहले गुब्बारा फूला, अब इसका मुंह फूल गया। कहना क्या है तुम्हारा फ्रेंड से? कहना क्या है तुम्हारे फ्रेंड से? वो इसे बताने लगा कि इसे क्या कहना है। इसकी यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे। कुछ ही देर में इसने इसे ढूंढ भी लिया था। तुमने अबू बकर का कुछ कर्ज देना है, वो दे दो प्लीज। रस्मी तारुफ के बाद इसने कहा। वो अबू बकर की शक्ल देखने लगा। मैंने तुम्हारा कर्ज देना है? क्या मजाक कर रहे हो यार? जब हम आखिरी बार मिले थे तो तुमने मुझसे पूरे $300 लिए थे। फिर मेरे साथ ये हादसा हो गया। मैं किसको बता ही नहीं सका कि मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं। तुम प्लीज पैसे नहीं, तुमने वापस नहीं किए। अब मेरे पैसे वापस कर दो। वो हंसने लगा। मिस, क्या बात कर रही हैं आप? मुझे किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। ये तो पागल हो गया है। और फिर क्या सबूत है कि मैंने इससे पैसे लिए थे, वो भी पूरे $300? हाँ, इसके पास कोई सबूत नहीं था। ये गूंगा इंसान क्या सबूत देगा? ना वो बोल सकता था, ना हाथ से गिरबान पकड़कर झंझोड़ सकता था। $300 इतनी बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन ऐसी मामूली भी नहीं थी। बात नफा नुकसान से ज्यादा बेहिसी की थी। अब मेरा ये कर्ज देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। 30 मिनट की बहस तकरार के बाद भी इसका दोस्त बात नहीं माना तो वो इसकी तरफ रुख मोड़ के कहने लगा, अब तुम नाजायज फायदा उठा रहे हो। वो चिढ़ गई। हाँ, शायद, लेकिन तुम देख रही हो कि दूसरों ने भी मेरा कितना नाजायज फायदा उठाया है। इसके अल्फाज में इतनी तलखी थी कि वो इसके लहजे में कितनी होगी अगर वो बोल सकता तो। तुम ये समझ रहे हो कि तुमने किसी को कोई कर्ज दिया ही नहीं, तो तुम हिम्मत हार रही हो। तुम्हारे पास जुबान है, दो हाथ है, तुम हिम्मत हार रही हो। वो चुप इसकी शक्ल देखने लगी। मैं इस तरह के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहती। ये झगड़ा नहीं है, इंसाफ है। बात $300 की नहीं, बात हक की है। तुम्हें हक के लिए लड़ना चाहिए। वो हैरानी से आंखें झपक कर इसका गॉडफादर को देखने लगी। अब वो समझ गई थी कि जब वो पापा के सामने ऐसे बड़े बड़े डायलॉग बोलती थी तो वो कैसा महसूस करते थे। बातें बनाना आसान होती है। इसने अपनी हंसी छुपाने की कोशिश की। तुम बातें ना बनाओ ना, काम बनाओ। मेरे पैसे लाकर दो मुझे वापस। आसानी से या मुश्किल से, कैसे भी, वो मैं नहीं जानता। चलते चलते वो रुक गई। मुड़ कर इसे देखा। सारे बुरे हादसात मेरे साथ होने जरूरी थे? तंजिया कहा। तुम एक लड़की की जान लोगे क्या? मैं तुम्हारी सजा हूँ, और सजाएं ऐसी होती हैं, बुरी और तकलीफदेह। इसने साफ गोई से कहा। सजाएं ऐसी भी होती हैं, अबू बकर जैसी मासूम और बेजर। वो ट्यूलिप को फाड़ कर फेंक देना चाहती थी। वो किसी के मुलाजिम थी जो ख्वार होती फिरे। वो अबू बकर के पास इंसानियत के नाते गई थी ताकि थोड़ा बहुत इसे सुन सके, दोस्ती कर सके, इसकी माँ को इसके दिल की बात बता सके, कभी कभार इसके साथ बाहर जा सके ताकि वो बहल जाए और नाउम्मीद ना हो। तो ये सब थोड़ी सी दोस्ती और ज्यादा हमदर्दी में कर रही थी, लेकिन अब वो इसके लिए ये काम भी नहीं कर सकती थी। कल वो इसे कहेगा कि मेरे लिए पहाड़ से कोई कूद जाओ, तो वो क्या इससे कूद जाएगी? वो पूरी तरह से थकी हुई थी, चिड़चिड़ी हो रही थी। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, बहुत भूख लगी थी, कुछ बनाने की हिम्मत भी नहीं थी। दूध पीकर सोने लगी तो इतना ही घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने वाले अपार्टमेंट की टीना शीना खड़ी मुस्कुरा रही थी। तुम घर पर नहीं थी तो कोई आया था और ये दे गया। इसने एक बड़ा सा डब्बा इसके आगे किया। इसने खोला तो अंदर चिकन राइस थे, लेकिन डब्बा आधा खाली था। क्यों? क्योंकि जिसने इसे 2 घंटे अपने फ्रिज में रखने की जहमत की, इसने इसे आधा खा लेने की ज़हमत भी कर ली थी। चोर और डाकू सिर्फ सड़कों पर ही नहीं घूमते फिरते, वो घरों में भी पाए जाते हैं। मेकअप करते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं और ढिठाई से मुस्कुराते भी हैं। बहुत मजे के हैं। इसने टिटखारा सा लिया तो इसने मुंह बनाकर इसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वो अबू बकर की माँ थी, जिन्होंने इसके लिए चावल भेजे थे। चावल खाते खाते इसकी आंखें नम सी हो गईं। वो माँ थी। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अबू बकर से मिलती रहे, बेटी को जिंदगी की तरफ वापस ले आए। अबू बकर आज रात जल्दी सो गया था।
وہ खर्राटे ले रहा था। तुम्हारा शुक्रिया। डब्बे में नोट भी आया था। ओह! इसने आ भरी। चावल खाकर इसने बाकी फ्रिज में रख दिए। अब इसे वो कर्जा वापस लेना था जो अबू बकर के दोस्त के पास फंसा हुआ था। वो कर्ज कैसे लेना है वो नहीं जानती थी, लेकिन लेकिन शायद ट्यूली भाई जानते थे। इसने इसे खोला तो इस पे एक डायरी की तस्वीर दिखाई दे रही थी, दिन, तारीख और अबू बकर के $300 के नोट के साथ। ये डायरी किसकी थी? अगले दिन वो शाम को फहद के घर पहुंच गई। इसके वालिद सियासी प्रोग्राम देख रहे थे और अम्मी जान भी बैठी तस्वीर पढ़ रही थी। इसने बहुत अदब अंदाज में सबको सलाम किया। इसे बिठाया गया। अंदर से फहद को बुलाया गया। फहद बाहर आया तो इसे देखकर इसका रंग उड़ गया, लेकिन इसने खुद को संभाल लिया। तुम मुझे तंग करने यहाँ भी आ गई? वो झूठ बोल रहा है। इसे आदत है झूठ बोलने की। इसके सामने बैठकर वो आवाज धीमी करके कहने लगा। वो बार बार अपने बाप को कनखियों से देख रहा था। इससे सर हिला दिया। ठीक है, तुम्हारी एक डायरी है, नीले रंग की, वो मुझे दिखा दो प्लीज। इसके चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी डायरी नीले रंग की है, ये तुम्हें कैसे पता? मेरी डायरी नीले रंग की है, ये तुम्हें कैसे पता? मुझे और भी बहुत कुछ मालूम है। तुम बस वो डायरी ला दो। फहद की अम्मी इसके लिए चाय और लवाजमात लाई थी। वो कब इसे पकड़ा रही थी कि डायरी वाली बात पर चौंक कर अलीजा को देखने लगी। क्या मामला है फहद? इन्होंने कड़ी नजरों से बेटी को घूरा। दरअसल फहद ने अबू बकर से कुछ कर्ज लिया था, अब ये वापस नहीं कर रहा। इसने दबंग अंदाज और बुलंद आवाज से कहा कि सपासी प्रोग्राम देखते हुए इसके वालिद ने गर्दन मोड़कर फहद को देखा। टीवी की आवाज कम की और पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जह हो गए। तुमने अबू बकर से पैसे क्यों लिए थे और कहाँ खर्च किए? फहद का रंग उड़ चुका था, लेकिन इसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। पापा, ये झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है। मुझे क्या जरूरत है कि अबू बकर से कर्ज लूं? आप जानते हैं कि अबू बकर के अपने हालात कितने खराब रहते हैं। वो तो मुझसे पैसे मांग रहा था। वैसे तुम अबू बकर की हो कौन? आपसे बात करने के बाद वो अपना गुस्सा दबाते हुए इसकी तरफ मुड़ा। इसने मुझे अपना सेक्रेटरी रखा है। वो तन से हंस दिया। जो इंसान दोनों हाथों से माजूर और जेब से कंगाल है, वो सेक्रेटरी क्यों रखेगा? वो हाथ से माजूर और जेब से कंगाल जरूर है, लेकिन वो झूठा, बेईमान और दूसरों का हक मारने वाला नहीं है। जाओ और जाकर अपनी नीले रंग की टाई लाओ, जिसमें तुमने इससे कर्ज के बारे में एक नोट लिखा हुआ है। इसने कुछ ऐसे तहकुम से कहा कि लाउंज में सन्नाटा फैल गया। जाओ जाकर डायरी लेकर आओ, इसके बाप ने भी तेज आवाज से कहा। वो गया, डायरी लाया और इसकी सिमत उछाल दी। जाहिर है वो ज़फ़ा गायब था, जिस पर कर्ज की याददाश्त लिखी हुई थी। तुम तुम सफ़ा फाड़ कर फेंक आए हो, है ना? इसने डायरी खोलकर देखने की ज़रूरत भी नहीं की। वो हक्का-बक्का इसकी शक्ल देख रहा था। इससे पहले कि वो इसे रोकता, वो जल्दी से उठकर इसके इस कमरे में गई और इससे स्टडी टेबल की दराज में से वो फटा हुआ सफ़ा मिल गया। इसने वो सफ़ा फहद की आंखों के सामने लहराया तो वो तमस्कुर से हंस दिया। तुम ये कैसे साबित करोगी कि मैंने इससे ये कर्ज वापस नहीं किया? मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं इसे पैसे वापस दे आया था। अब वो मुझ पे झूठा दावा कर रहा है। सब जानते हैं कि इसके हालात खराब हैं। इसे अपने इलाज के लिए पैसे चाहिए। सब मेरी बात का आसानी से यकीन कर लेंगे। वो इस इंसान की कमीनगी पे हैरान रह गई। इसका खून खौल रहा था, लेकिन अभी इसके पास एक अदद तुर्क का पत्ता मौजूद था। तुम्हारे माँ बाप को ये मालूम नहीं है कि तुमने वो $300 कहाँ खर्च किए। अगर मैं ये जान सकती हूँ कि तुम्हारे पास एक नीले रंग की डायरी है, जिसके एक सफ़े पर तुमने कर्ज का नोट लिखा हुआ है, तो मैं और भी बहुत कुछ जान सकती हूँ। जैसे कि तुम इस वार्डरोब में सिगरेट केस छुपा कर रखा हुआ है। वो चलते हुए वार्डरोब के पास गई और इसे उंगली से ठूंका। तुम रोक क्लब चाहते हो, जिसके बारे में यकीनन तुम्हारे माँ बाप को कुछ मालूम नहीं होगा। इस क्लब में जुआ भी खेलते हो, ये तो इन बेचारों के गुमान में भी नहीं होगा। तुम इनसे ये कह सकती हो कि तुम इन पैसों से क्लब की मेंबरशिप हासिल की है, तो मैं उनसे ये कह सकती हूँ कि तुमने इन पैसों से क्लब की मेंबरशिप हासिल की है। वो वहाँ जाएँगे, पूछेंगे और जान जाएँगे कि तुम्हारे पास क्लब की मेंबरशिप मौजूद है। अब वो अगर मेंबरशिप तुमने अपने पैसों से भी ली होगी, तो वो भी तुम्हारी ज़िंदगी इस घर में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारी माँ तो तुम्हारा गला ही दबा देगी। और हाँ, गैर मुल्की लड़की, इसे तो मैं भूल ही गई। यहाँ वार्डरोब के इस खाने में तुमने अपनी और इसकी मुश्तरका तस्वीर की एक शर्ट छुपा रखी हुई है। यू नो, लवर शर्ट। वो वार्डरोब के दूसरे खाने को उंगली से ठोक कर कह रही थी। इसका रंग पीला पड़ चुका था।
कुछ देर पहले वो जितना कमीना नज़र आ रहा था, अब इतना ही कम ऑन, तुम तो सीरियस ही हो गई नज़र आ रहा था। मुझे कुछ वक़्त दो, मैं तो पैसे वापस कर दूँगी, मैं पैसे वापस कर दूँगा, इसने दाँत पीसते हुए कहा। इतनी जल्दी कामयाबी की इसे उम्मीद नहीं थी। जिस वक़्त वो इसके घर से बाहर निकल रही थी, इस वक़्त वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। वो अपने शाने पर एक थपकी देना चाहती थी। दरअसल वो नहीं जानती थी कि इसने वो $300 कहाँ खर्च किए हैं। ये तो इसने बस एक रत्त तुक्का मारा था। रही बाकी बातों की बात, तो जब ट्यूलिप पेपर को देख रही थी तो एक-एक करके वहाँ कुछ तस्वीरें बन रही थीं। अब वो इन तस्वीरों का मतलब समझ गई थी और बर वक़्त इनका इस्तेमाल कर लिया था। तो ये ट्यूलिप सिचुएशन के हिसाब से काम करता है। वो आज पहली बार ट्यूलिप की कारकर्दगी से खुश हुई थी। ये पकड़ो अपने पैसे। इसने अबू बकर के सामने पैसे रखे तो वो खुश होने के बजाय हैरान हुआ। तुमने तो वाकई ये सब कर दिखाया। वाह! जब किसी को कर्ज देते हैं तो लिखवा लेते हैं और दो गवाहों की मौजूदगी में देते हैं। मुसलमान हो तो थोड़ा सा मजहब का मुताला भी कर लो। वो इसे लेक्चर देने लगी। इसने गहरी सांस ली। दोस्त किसी नहीं होते। जब इसे पैसे चाहिए थे तो वो मेरी बहुत मिन्नतें कर रहा था। मैं ये पैसे अपने इलाज के लिए जमा कर रहा था। फिर भी मैंने इसे दे दिए। हादसे के बाद इसके पास किया कि शायद वो मुझे मेरे पैसे वापस कर दे, लेकिन वो ऐसे बन गया जैसे मुझे जानता ही नहीं। मुझे इसके रवैये पे बहुत दुख हुआ। अब तुम इन पैसों का क्या करोगे? तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि अक्ल और इखलाकी का तकाजा है कि तुम मुझे मेरी फीस के पैसे निकाल कर दे दो। इसने ढीठ बनकर कह ही दिया। आप जानते हैं कि ढीठ होना आसान नहीं होता। इंसान को बुरी तरह से बेशर्म बनना पड़ता है। ओह हाँ, वो मुस्कुराया और इसे इसकी फीस दे दी। कॉफी के साथ एक छोटी सी पेस्ट्री और वेफर। और ये भी आप जानते हैं कि इंसान पे बुरा वक़्त आता है, तो हर तरफ से आता है। अगले दिन वो इसे अपनी दूसरी फ्रेंड के घर ले गया। वो एक मरियल सी लड़की थी, टेलर, जो ज़रा-सी हवा चलने से उड़ सकती थी। शायद इसलिए इसने काफ़ी सारे स्वेटर्स पहने हुए थे, यकीनन हवा से जंग कर जाने के लिए और जीत जाने के लिए। इसके चेहरे पे ज़ख्मों के काफ़ी निशानात थे, जैसे कोई इंसान खंभों और दीवारों से टकराता रहा हो। वो जैसे चिप्स के खाली पैकेट की शक्ल नहीं होती, वैसे इसे देखकर बेसाख्ता अबू बकर की तरफ देखने को जी चाहता कि तुम्हें और कोई नहीं मिला था दोस्त बनाने के लिए, जो तुमने इसे दोस्त बना लिया, लो बताओ भला। वो तीनों आमने-सामने बैठ गए, तो लड़की ने 5वीं बार अबू बकर को यहाँ क्यों आए हो के सवालिया नज़र से देखा। अबू बकर क्या बोलता, इसे ही बोलना पड़ा। अबू बकर अपनी किताब का मसवदा वापस लेने आया है। इसने मोटी सी डायरी जिस पर वो तख्लीक लिख रहा था। कैसी डायरी? कौन सी किताब भई? वो कमज़ोर तो तवाना ज़रूर थी, लेकिन अदाकारी बहुत कमाल की कर रही थी। वो किताब जो ये चंद सालों से लिख रहा था और तुमने इसके कमरे से चुरा ली थी। लड़की का चेहरा ज़र्द पड़ गया, लेकिन वो मुकम्मल अदाकारा बनी बैठी थी। तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है अबू बकर की कोई चीज़ मेरे पास नहीं। तुम्हें नहीं पता क्या बात मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो। मैं वही बात कर रही हूँ जो मुझे अबू बकर ने बताई है। अबू बकर तुम्हें कैसे बता सकता है? ये तो बोल ही नहीं सकता। इसके हाथ भी काम नहीं करते। इसने हाथ लहरा कर अबू बकर के जिस्मानी नुकाइस की तरफ इशारा किया। मैं आंखों की तहरीर पढ़ लेती हूँ। मोहतरमा अलीज़ा को फिल्मी डायलॉग बोलने का बहुत शौक था। वो कोई मौका जाने नहीं देना चाहती थी। आंखों की तहरीर। लड़की को बड़ी जोर से हंसी आई और वो देर तक हंसती रही। इसकी हड्डियों का पंजर चूं चां हिलता रहा। लगता है तुम दोनों को इलाज की जरूरत है। तुम तो बिल्कुल पागल लगती हो और ये बेचारा है। चाय पी ली है तो अब उठकर चलने की कोशिश करो। वो सामने दरवाजा है, इसके बाहर सड़क है, नजर आ रहा है, या मैं उठकर दिखाऊं? अलीजा उठ खड़ी हो गई, जबकि अबू बकर चुप बैठा अलीजा को देखता रहा। दरअसल वो इसकी परफॉर्मेंस से खुश हो रहा था। अगर मैंने पुलिस को शिकायत कर दी तो वो तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। फिर किताब निकल आई तो कर दो शिकायत। अगर वाक़ई में ऐसी कोई किताब है, तो अबू बकर का ये दावा कैसे कर सकता है कि ये इसकी है? अगर मैं धोखेबाज़ हूँ, तो अब तक मैं इस किताब को कंपोज़ कर दिया होगा मैंने। इसके हाथ से लिखे मसवदे को ज़ाया कर दिया होगा। या फिर क्या साबित करोगे तुम? अलीज़ा ने गर्दन मोड़कर अबू बकर को देखा। अबू बकर ने शाने उचका दिए कि तुम ही इसकी चर-ज़ुबानी से निपटो। ये महज़ अब तुम्हारा है। जंग जीत जाओ या शहीद हो जाओ। तुम खुदा का खौफ ही कर लो, इसने चिढ़कर कहा और अबू बकर को साथ लेकर इसके चिड़ियाघर से बाहर आ गई।
वो किताब तुम्हारी है? दोनों फुटपाथ पर चल रहे थे। हाँ, मैं अपनी बीमारी और महसूसात पे लिख रहा था। ये बात टेलर जानती थी। इसे वो किताब बहुत पसंद थी। वो बार-बार मुझसे कहती कि ये किताब बहुत कामयाब होगी। मैं जल्द ही बहुत अमीर हो जाऊँगा। तो हादसे से पहले छपवा लेते, अब तक अमीर हो चुके होते। मेरी जान भी छूटती। इसने चिढ़ कर कहा। मैं किताब लिख रहा था, नूडल्स नहीं बना रहा था कि 10 मिनट में तैयार हो जाती। इसने भी चिढ़ कर कहा। छोड़ो फिर, इसे ही छपा लेना। इसे ही छुपाने दिन दो, तुम भी समझ जाओ कि तुमने कुछ लिखा ही नहीं। इसने लापरवाही से कहा। तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार जाती हो। तुम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकती। मुझ पे तंज ना करो, मुझे समझे? अभी तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस लेकर दिए हैं मैंने। तो बस ठीक है, ये किताब भी ला के दो। इसमें मेरे बचपन की याददाश्तें भी हैं। वैसे भी वो अधूरी है। अगर मुकम्मल होती तो टेलर इसे अब तक छपा चुकी होती। अब ये सब तुम्हारा जिम्मा है। तुम बस पकड़ो और अपने घर जाओ, नूडल्स खाओ और टीवी देखो। मुझे क्या समझा हुआ है तुमने? जवाब दो। कातिल, तुमने एक लड़की को खुदकुशी पे मजबूर किया था। कितने जालिम हो तुम, मुझे तंज कर रहे हो। उंगली को तलवार की तरह लहराते हुए वो गुस्से से चिल्लाई। कितनी बेहिस हो तुम, एक इंसान की मदद नहीं कर सकती। वो पुरसकून खड़ा रहा। मदद की भी एक हद होती है। तुम चाहते हो कि मैं रात गए इसके घर चुप कर जाऊं और तुम्हारी किताब को मुस्तबेदा चुरा लाऊं? हाँ, क्यों नहीं? तुम चोर बन सकती हो। अच्छे काम के लिए चोरी करना बुरा नहीं होता। अच्छाई के सारे फलसफे अब तुम्हें याद आने लगे हैं। तुम्हारी किताब तुम्हें मिल जाएगी तो मुझे क्या फायदा होगा? तुम्हें दुआएं दूंगा। ये फायदा क्या कम है? वो खामोशी से इससे 2 कदम आगे चलती रही। एक बहुत बड़े डॉक्टर से मेरी बात चल रही है। वो मेरी सर्जरी करने के लिए तैयार है, लेकिन जाहिर है इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। मेरी माँ एक मामूली सी जॉब करती है। मैं कोई जॉब नहीं कर सकता। मैं हुकूमती फंड के इंतजार में सारी जिंदगी नहीं बैठ सकता। बोलने लगूंगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ट्यूलिप के इसके सामने खुला हुआ था। वो इसकी बात पढ़ रही थी। चलते चलते वो रुक गई और पलट कर इसके पास आई। तुम वाकई में बोलने लगोगे? मेरी माँ को यकीन है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। देखो, वो किताब बहुत कीमती है। एक गूंगे इंसान की कहानी है। इसमें मेरी यादें, मेरी ज़िंदगी, मेरी हर बात है। वो मेरी डायरी है। अब वो डायरी किसी को और प्यारी हो चुकी है। मेरी बात मानो, इस मरियल से लड़की के पास ही रहने दो। इस साल बहुत रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने वाली है। वो लड़की दर्जे हरारत गिरते ही ऊपर उठ जाएगी। तुम फिक्र ना करो, फिर आराम से वो डायरी तुम्हारे पास अब वापिस आ जाएगी। इसने मुस्कुराकर इसका शाना थपथपाया तो वो आंखें तिरछी करके अपने शाने को देखने लगा। फिर वह ज़ेरे मुस्कुरा दिया। जिंदगी में सारी कीमती चीजें सिर्फ पैसों से ही हासिल नहीं की जा सकती। एक अदब दोस्ताना तबकी भी बहुत कीमती होती है। ठीक है, मैं फिक्र नहीं करता, लेकिन तुम फिक्र करना ना छोड़ो। तुम्हें हर हाल में इसे वापस लेकर आना है। ट्यूलिप ने मुस्कुराते हुए अबू बकर का पैगाम पहुंचाया तो इसने पैर पटके थे। डायरी कितनी भी कीमती थी, इसे वापस नहीं मिली थी। इसने एक और बार जाकर इस लड़की की मिन्नत की थी कि वो बस एक बस इंसान की चीज पर कब्जा ना करे, अपनी ख्वाहिशात पूरी ना करे। इसकी जिंदगी तो वैसे ही मुश्किल है, इसे और मुश्किल ना बनाए। इसकी वाहिद चीज वो किताब इसे वापस लौटा दे। लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। बाय द वे, तुम्हें इससे इतनी हमदर्दी क्यों है? अपने बालों में ब्रश करते और इनमें पेने ठोंकते हुए इसने पूछा। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। जो लोग दूसरों की चीजें गसब करते हो, उन्हें वो कुछ नहीं समझ सकते। तुम हमेशा ऐसी फलसफाना बातें करती हो या मेरी शक्ल देखकर अभी अभी ये फलसफा घड़ा है? तुम्हारी शक्ल देखकर तो सिर्फ दांत ही रगड़े जा सकते हैं, वो भी आपस में। देखो, मैं फिर कह रही हूँ, किताब वापस कर दो। अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। और हंसी हो गई, क्योंकि ट्यूलिप भी कोई मदद नहीं कर रहा था। मैं भी फिर कह रही हूँ, बार बार यहाँ आना बंद करो। समझी? वो समझ गई थी कि ये मरियम नहीं समझेगी। ये सीधी क्या टेढ़ी उंगलियों से भी नहीं निकलने लगा। दांतें घूंसे मारकर, गुंडागर्दी दिखाकर भी नहीं। ठीक है, फिर हम एक मुआहदा कर लेते हैं। तुम किताब वापस कर दो। अगर किताब कामयाब हो गई तो इसके फायदे का 50% शेयर मिलेगा। बोलो मंजूर है? ना मंजूर। जब मैं पूरा 100% ले सकती हूँ तो 50% क्यों लूँ? इसकी जुबान से फिसल गया।
तो किताब तुम्हारे पास है या नहीं? वो उठ खड़ी हो गई और हाथ सीने पर बांधकर इसे घूरने लगी। हाँ, इसने तमस्कुर से हंसकर कहा और हाथ को इसके सीने पर रखकर धक्का दिया। नाउ गेट लॉस्ट। वो धक्का लगने से लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हुई। वो देख रही थी, इंसान कितना जालिम और बेरहम हो सकता है। एक माज़ूर इंसान के कुल मता पर कब्ज़ा करके इसे अपना बनाते हुए वो लड़की कितनी खुश और मुतमईन थी। तुम जानती हो अबू बकर की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, इसने रुखाई से कहा। वो इसकी बिल्डिंग से बाहर निकली तो बहुत बदमज़ा हो चुकी थी। सारा मामला इसके लिए पहले संजीदा नहीं था, लेकिन अब हो चुका था। इसने ठान लिया था कि वो इससे अबू बकर की किताब लेकर रहेगी। टिलिप को बार-बार देखने पर भी कुछ हासिल नहीं हो रहा था। वो अबू बकर से मिलने गई तो इसे तसल्ली भी नहीं दे सकी। तुम अब कैसे सब्र करके बैठे हुए थे? तुम अब तक कैसे सब्र करके बैठे हुए थे? वो उससे पूछ रही थी। इसने एक सर्द सांस अंदर खींची। वो जैसे लोग पैदा होते ही सब्र करना सीख जाते हैं। कदम कदम पर हमारे साथ ऐसे वाकयात होते हैं कि हम इनके आदी हो जाते हैं। इस दुनिया में अच्छे बुरे सब लोग हैं, लेकिन बुरे लोग ज्यादा हैं और हमें बार बार मिलते हैं, धोखा देते हैं, तकलीफ देते हैं। सच कहूँ तो मैं पहले बहुत खुश उम्मीद था कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा हाथ काम करने लगेगा और एक हाथ से काफी कुछ कर लूंगा। मैं अपनी कोशिश के बलबूते पे मुआवजे के इंतजार में था। मेरी डिग्री मुकम्मल होने वाली थी जब यह हादसा हुआ था। मैं ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो गया। मेरे पास सब कुछ नामुकम्मल है, एक नामुकम्मल ख़ानदान, एक नामुकम्मल जिस्म और नामुकम्मल डिग्री। मैं अपने एक दोस्त के साथ एक मोबाइल ऐप पर काम कर रहा था, जो गूंगे बहरों लोगों के बहुत मददगार साबित हो सकती थी। क्या वाकई? तो क्या बना ऐसा ऐप? इसने बहुत पुरजोश होकर पूछा। 3 हफ्ते पहले मेरा दोस्त वो मोबाइल ऐप लॉन्च कर चुका है। इसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐप को बहुत पसंद किया जा रहा है। एक बड़ी कंपनी इससे मुआहिदा कर चुकी है। इसे हुकूमती ग्रांट भी मिल चुकी है। न्यूज़पेपर्स में इसके इंटरव्यू आ रहे हैं। वो तो तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है। और तुम? इसने अफसोस से एक गहरी सांस खींचा। ऐप का आइडिया मेरा था। इस ऐप पर मैंने इसके साथ काम किया था। आज सुबह मैंने इसे एक टीवी शो में देखा, तो वो कह रहा था कि इसकी एक मेड गूंगी बहरी थी। इसे देखकर इसे ये ऐप बनाने का ख्याल आया। वो हैरानी से इसे देख रही थी। मुझे एड्रेस तो इस फ्रेंड का। एक अदद मुंह तोड़ गया इसका तो हक बनता है कि मैं इसका मुंह तोड़ूं। मुझ जैसे लोगों का सब्र करना सीख जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें अपने माजूरी ही नहीं, लोगों की ज़हनी मजबूरी और लालच को भी झेलना है। हम हँसकर लेट इट गो करते हैं, अपनी याददाश्त कमज़ोर कर लेते हैं ताकि नॉर्मल लोगों के अबनॉर्मल रवैये को भूल सकें। हमें माफ़ करना आता है। हम दोस्ती करते हैं तो पीठ पर वार नहीं करते। तुम मायूस हो चुके थे और खुदकुशी करने लगे थे, इसने डरते-डरते पूछा। वो हँस दिया। मामा को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये सब मैं करने लगा था। वो हर वक़्त ऐसी किताबें पढ़ती रहती है जो इन्हें मुझ जैसे इंसान की नफ्सियात को समझने में मदद दे सकता है। या फिर ऐसी फ़िल्में और डॉक्यूमेंट्रीज़ देखती है। कहीं किसी फ़िल्म में मुझ जैसे इंसान ने खुदकुशी कर ली थी। बस तब से इन्हें ऐसा लगा कि किसी दिन मैं भी किसी पानी के पूल में जाके मरने की कोशिश करूँगा और खुद को ख़त्म कर लूँगा। तो तुम अपनी मौजूदा हालत में खुश हो? मैं खुश नहीं हूँ। मैं मायूस भी नहीं हूँ और ऐसा पुरउम्मीद भी नहीं हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ, कमज़ोर हूँ, नातवा हूँ। तकलीफ में होता हूँ तो कराहता हूँ, खुश होता हूँ तो मुस्कुराता हूँ। मैं पहाड़ या चट्टान नहीं हूँ, मैं हमेशा मज़बूत नहीं रह सकता। मैं भी टूट जाता हूँ, लेकिन फिर मैं खुद को जोड़ लेता हूँ। मैं भी हर तरह के जज़्बे से गुज़रता हूँ। मेरे भी ख्वाब हैं और मैं इन ख्वाबों की ताबीर हासिल करना चाहता हूँ। वो इससे पहली बार इम्प्रेस हुई थी। आज इससे पहली बार मालूम हुआ था कि मुश्किल ज़िंदगी किसे कहते हैं। आज इसने जाना था पैसों की गर्मी गुर्बत नहीं होती, अच्छी खूबियों की कमी गुर्बत कहलाती है। असल में बदसूरती जिस्म को नहीं, रूह की होती है। अच्छा खाना ना मिलना, अच्छे कपड़े ना खरीद सकना, रहने के लिए मुनासिब छत का मैसर न होना मुश्किल हालात नहीं होते। ज़्यादती पर चिल्ला न सकना, ज़्यादती करने वालों की तरफ उँगली ना उठा सकना, मुश्किल हालात होते हैं। वैसे मेरे आने से तुम्हारी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं ना? इसने शोख़ी से पूछा तो वो हँसना चाहती थी। वो इसे हँसाना चाहती थी। हाँ, बहुत। वो देर तक हँसता रहा। मज़ाक उड़ा रहे हो मेरा? और वो ज़्यादा हँसने लगा। पहले इसका दिल चाहा कि मुँह फुलाकर चली जाए। इसे इसकी हँसी बुरी लग रही थी।
लेकिन फिर वो इसे चुपचाप देखती रही। वो हँस ही तो रहा था, इस पर ही सही, जिस इंसान की हँसी इस जैसे कितने ही लोगों ने छीनी थी। इसे हँसने दिया जाए, खुश होने दिया जाए, कुछ देर के लिए इसे ये भूल जाने दिया जाए कि वो एबनॉर्मल है या मासूम है। इसे भूल जाने दिया जाए कि ये एक अच्छी जगह है लेकिन बुराई से भरी पड़ी है। ट्यूलिप ने फिलहाल इसकी कोई मदद नहीं की। वो हर 10-15 मिनट बाद इसे देख लेती। आज जाकर इसने इसे लिख ही दिया, मुझे वो किताब हासिल करनी है, मेरी मदद करो ट्यूलिप यार। ट्यूलिप यार ने ऐसी यारी निभाई और कुछ नंबर और कुछ हरूफ लिख दिए। वो नासमझी से इन्हें देखने लगी। इसकी कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि ये क्या है। उठकर वो अपने लिए खाना गर्म करने लगी और जब इसने माइक्रोवेव के बटन को पुश किया तो इसे झटका से लगा और इसने बुलंद और जोश आवाज में कहा, ओह अच्छा, ये पासवर्ड है। हर किसी पर किस चीज़ का? बदकिस्मती से टिलप बोल नहीं सकता था। खुशकिस्मती से वो बेवकूफ़ नहीं थी। खाना खाकर वो अपना बैग उठाकर इस तरह के चिड़ियाघर आ गई। वो बेल देने ही वाली थी कि इसकी नज़र इलेक्ट्रिक लॉक पर नज़र पड़ी। वो चौंक गई। तो ये पासवर्ड दरवाजे का लॉक खोलने का है। यानी ट्यूलिप चाहता है कि वो घर के अंदर घुस जाए। आगे की निशानदेही भी ट्यूलिप ही कर देगा। देखो फंसवा न देना। इसने ट्यूलिप को थपक कर कहा। देखो फंस न जाना। अब सारी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है, कुछ तुम भी अकल का इस्तेमाल करो। ट्यूलिप ने कहा। वो वापस आ गई और अगले दिन इस वक्त इसके घर गई जब ट्यूलिप यूनिवर्सिटी के लिए जा चुकी थी। पासवर्ड लगाया तो लॉक खुल गया। अंदर जाकर इसने इसकी चीजों की तलाशी लेना शुरू कर दी। काफी देर इसने खंगाल लिया लेकिन कुछ नहीं मिला। इसने बेड का मैट्रेस, चीनी, कॉफी के शीशों, हद तक कि इसके बदबूदार जूतों तक में झाँक लिया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर एक जुराबों के ढेर के नीचे दबा हुआ एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स पड़ा हुआ मिला। इसने बड़ी खुशी से इसे बाहर निकाला। इस पर छोटा सा ताला लगा हुआ था। इसने कहा कि चाबी कहाँ हो सकती है। वो जेरे लब बड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगी। चाबी मेरे पास है। इसे अपने पीछे आवाज सुनाई दी तो खौफ से इसके हाथ से दबा छूट गया। जिस वक्त यूनिवर्सिटी में इसे होना चाहिए था वो इस वक्त इसके घर पीछे इसे घूर रही थी। वो आगे बढ़ी और इसके हाथ से बॉक्स छीन लिया। फिर वो पुलिस को फ़ोन करने लगी तो इसने आगे बढ़ के इसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। पुलिस से क्या कहोगी? वो डर तो गई लेकिन इतनी जल्दी हार भी नहीं मानना चाहती थी। तुम मेरे घर में चोरी करने आई हो। तुमने मेरा पासवर्ड तक तोड़ दिया। पुलिस को फ़ोन ना करूँ तो तुम्हारी मेहमान नवाज़ी के लिए पिज़्ज़ा डिलीवरी करवाऊँ। वो इतने गुस्से में थी कि इसके चेहरे की खाल खींच कर रह गई। लेकिन ये तुम कैसे साबित करोगे कि मैं पासवर्ड तोड़ के अंदर आई हूँ? क्योंकि मैंने पासवर्ड तोड़ा नहीं, खोला है। कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ। इस वक्त तुम भी यहाँ मौजूद हो। मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारे साथ अंदर आई हूँ और तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की है। हाँ, वो भी देख लेंगे। अच्छा, चलो मान जाओगी कि मैं चोरी करने आई हूँ, तो मैं ये कह दूंगी कि मैं अपनी बुक लेने आई हूँ। वो मान जाएंगे कि तुम्हारी बुक मेरे ही पास है। वो नहीं मानेंगे तो अदालत मानेगी। वो अबू बकर को देखेंगे, इसकी किताब को पढ़ेगी और वो जान जाएंगे कि एक गूंगा इंसान ही ऐसी किताब लिख सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी जाती बातें लिखी हुई हैं। जैसे एक यादगार ईद का अहवाल, माँ की सालगिरह के दिन की बाबत स्कूल टीचर की बातें, एग्जाम्स की ग्रेड, तुम किस किस बात को गलत साबित करोगी। एक और बात, तुमने किताब की कोई कॉपी नहीं की। अबू बकर का कहना है कि तुम तो इतनी सुस्त हो कि अपनी असाइनमेंट पे काम नहीं कर सकती। तुम इस किताब की कॉपी कैसे कर सकती हो। इसने इसे स्कैन भी नहीं किया। तुमने इसे स्कैन भी नहीं किया। अगर क्या होता तो मुझे दिखाई देता। तुम्हारे पास एक ही कॉपी है और वो इस घर में मौजूद नहीं है। इस घर में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो तुम्हारी नहीं है। ट्यूलिप ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। एक-एक करके फिल्म से चलने लगी। जैसे सीसीटीवी फुटेज चलाता है और सब मालूम हो जाता है। इसे बात को समझने में चंद सेकंड लगे थे। अबू बकर की किताब की तरह तुमने कुछ और भी फ्रेंड्स की चीजें भी चुराई हैं। जैसे कि चलते हुए वो इसके करीब आई। इसके कोट के जेब में हाथ डाल के आईफोन निकाल लिया। जैसे कि ये जो तुमने अभी चुरा कर ला रही हो, ये मेरा है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे कोट की दूसरी जेब में पड़ा है। ये बॉक्स जो तुमने छुपा रखा है, ये ये एक कीमती घड़ी और कुछ ज्वेलरी है। हाँ, पुलिस आएगी तो एक-एक करके इनको सब चीज़ों की तरफ इशारा करूँगी, जो यहाँ मौजूद हैं लेकिन तुम्हारी नहीं, लेकिन तुम्हारी चुराई हुई ज़रूर हैं। इसने एड़ी के बल घूम के, हाथ लहराकर इस चिड़ियाघर की कुछ चीज़ों की तरफ इशारा किया
اور ان کے بارے میں بھی بتاؤں گی جنہیں تم بیچ کر ہڑپ کر چکی ہو۔ پھر جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا رنگ سر پڑ چکا تھا، اس نے سختی سے لب بھینچ لیے اور پھر ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے حیرت ہوئی، وہ اس کے رونے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ علیزہ تو پہلے چپ چاپ کھڑی رہی، پھر وہ اس کے فریج سے گئی اور ایک سیب نکال کر کھانے لگی۔ وہ اس پر ترس نہیں کھانا چاہتی تھی، اسے سیب کھانے لگی۔ دراصل مجھے چھوٹی موٹی چوریاں کرنے کی عادت ہے۔ جب اس نے رونے کا سیشن مکمل کر لیا تو دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ چوری چھوٹی موٹی کیسے ہوتی ہے؟ وہ تو بس چوری ہوتی ہے۔ اس نے اس چور کو ٹیولپ کے ہاتھوں پکڑ لیا تھا تو انعام کے طور پہ وہ کچن سے جو کاجو یا بادام کی پلیٹ بھر کے لے کے آئی تھی مزے سے کھا رہی تھی۔ ٹیلر اسے روکنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے جہاں تھوڑی بہت کام کی چیزیں نظر آتی ہیں میں اٹھا لیتی ہوں، یہ عادت ہے یا لعنت؟ اس نے چل کر پوچھا۔ وہ اپنے چور ہونے کے بارے میں کتنے آرام سے بتا رہی تھی۔ میں ایک گھر میں تہہ خانے میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتی تھی۔ کرایہ کم تھا اس لیے میں وہاں سے رہنے لگی۔ تہہ خانے کے کونے میں نینا ریڈی کا کچھ بیکار سامان رکھا تھا۔ جب وہ مجھے جگہ دکھا رہی تھی تو اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اس سامان کی موجودگی میں رہ سکتی ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے رہنے کے لیے جگہ نہیں دے سکتی۔ میں نے فوراً سر ہلا دیا۔ اکثر جب کبھی مجھے تھوڑی بہت پیسوں کی ضرورت ہوتی تو میں کچھ سامان نکال کر بیچ دیتی۔ وہ کافی موٹی تھی تو کم ہی نیچے آتی۔ اسے سانس کا بھی مسئلہ تھا اور تمہیں ہاتھ کی صفائی کا مسئلہ تھا، لیکن ایک دن میرا راز کھل گیا۔ وہ سوسو کرنے لگی۔ بھانڈا پھوٹ گیا ایسے بولو، اس نے دان پر دان جما کے کہا۔ میں یونیورسٹی میں تھی، وہ نیچے آ گئی۔ وہ اپنے باپ کی نشانی ہاتھی کی کھال کا لیمپ ڈھونڈ رہی تھی جسے پچھلے ہفتے میں نے بیچ دیا تھا۔ جب وہ اسے وہاں نہیں ملا تو اس نے ادھر ادھر چیزیں تلاش کی۔ پھر آخر اسے اپنی ایک چیز کی گمشدگی کے بارے میں معلوم ہو گیا، ایک چیز کی چوری کے بارے میں۔ اس نے تصدیق کی، ہاں، چور اور چوری دونوں کا۔ اس نے اس وقت مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اس نے میرا سامان ضبط کر لیا۔ میرے اسی سامان میں ابو بکر کی کتاب ہے۔ تم دونوں جس دن میرے گھر آئے تھے ایک بار پھر اس کے گھر گئی تھی میں، اس کی منت کی کہ میرا سامان مجھے واپس کر دے۔ جواباً اس نے کہا کہ میں پہلے اس کا سامان واپس کروں، اس کا سامان تو میں کھا گئی ہوں، وہ کہاں سے واپس کروں اب؟ ان کے باپ کی نشانی، ہاتھی کی کھال کا لیمپ اور دادی کی شادی کا یادگار شادی کا لباس۔ تم نے اس کی دادی کا شادی کا ڈریس بھی بیچ دیا؟ ہاں، وہ بہت اچھی اور قیمتی تھا۔ دکاندار کا کہنا تھا کہ اس کپڑے کے بہت اچھے کشن بن جائیں گے۔ آج کل تو ایسا کپڑا ملتا ہی نہیں۔ پتہ نہیں اسے اپنی کارکردگی پہ کتنی خوشی تھی یا اپنی قابلیت پہ۔ وہ ہنس بھی رہی تھی۔ بے حس بننے کے لیے بے شرم بننا ہی پڑتا ہے۔ کشن، اس نے بیچاری کی دادی کی ڈریس کو تم نے کشن بننے کے لیے دے دیا؟ تمہیں تو ڈوب مر جانا چاہیے۔ دادی کی روح کتنی بے چین ہوگی۔ وہ تو دادی کی روح ہوگی، تمہاری روح کو اتنی بے چینی کس بات کی ہے؟ دادی کی روح کو بیچ کھانے والی نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب وہ کتاب اس سینڈی کے پاس ہے، تمہیں وہ کتاب چاہیے تو اس کے پاس جاؤ، کیونکہ اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ سب کچھ کر کے وہ کہہ رہی تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ مر تو سکتی تھی نا، ایسے زندہ رہ کر بھی سب کچھ زندہ درگور کیوں کر رہی تھی؟ تمہیں میرے گھر کے لاک کا پاسورڈ کیسے معلوم ہوا؟ علیزہ زیر لب ہنستی جیسے وہ کوئی بہت اونچی چیز ہو، شرلاک ہومز یا اینک والا جن، ورنہ کرنانی چڑیل۔ میرے پاس جادو ہے۔ اچھا، کہاں ہے؟ کیوں اسے بھی چرانا ہے؟ اپنی عادتیں ٹھیک کرو ورنہ جیل میں سڑی مر جاؤ گی۔ چوہے تمہاری لاش کھائیں گے، مچھر تمہاری بوٹیاں نوچیں گے، کاکروچ تمہاری ناک میں گھسے گا، مکھیاں تمہارے منہ پر بنبنائیں گی، سمجھی؟ وہ سمجھ چکی تھی، اس لیے اسے دھمکی دے کر گھر سے باہر نکال رہی تھی۔ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر لینا آسان نہیں ہوتا۔ جو چیزیں اس مریض کے پاس تھی اب وہ کہیں اور جا چکی تھی۔ سڑک پر چلتی چلتی وہ رک گئی۔ کیا وہ ضروری ہے کہ میں اس سارے مسئلے میں پھنسوں؟ اس نے خود سے کہا۔ وہ پریشان ہو چکی تھی۔ نہیں، یہ ضروری نہیں، لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ٹیولپ نے اسے کہا، کیا ساری انسانیت میرے اندر ہی چوکڑی مار کر بیٹھ گئی ہے؟ باقی لوگوں نے اپنے دل کے فرش پہ رحمی کے پٹرول سے دھلوا لیے ہیں۔ اس بار ٹیولپ خاموش رہا، لیکن چلتے چلتے وہ گر گئی۔ کیسے؟ اس کے تسمے کھل چکے تھے اور وہ اس کے اپنے ہی پیروں تلے آ گئے۔ اسے جھٹکا لگا اور وہ منہ کے بل گری۔ ناک میں سے خون نکلنے لگا۔ ایک بوڑھی عورت نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا
اور اپنے پاؤچ میں سے گلابی رومال نکال کے اس کا خون صاف کیا۔ تم اکیلی انسانیت کی ٹھیکیدار نہیں بچی تھی، فلپ نے تنزیہ کہا۔ اشارہ فون کی طرف تھا۔ بیٹا، دھیان سے چلتے ہیں اور اس آکسیجن کے آلے دل کی دھڑکن کو تھوڑی دیر تک اپنی جیب میں بھی رکھ لیتے ہیں، گلابی رومال دینے والی نے کہا۔ اشارہ فون کی طرف تھا۔ آکسیجن کے آلے دل کی دھڑکن فون کی جیب میں رکھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی اور ابو بکر کے پاس پہنچی۔ دیکھو، وہ کتاب اس کی لینڈ لیڈی کے پاس ہے، جس کا سامان ٹیلر چوری کر کے بیچ کر کھا چکی ہے۔ اب باقی کا کام تم کرو، اس کے پاس جاؤ اور اس کی منت کرو اور ٹیلر کا سامان میں تمہاری کتاب نکال دے۔ میں منت کس منہ سے کروں گا؟ میرے پاس تو زبان ہی نہیں، اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ اف، میں تو بھول ہی گئی۔ اس نے سر جھکایا۔ تم نے اتنی معلومات بھی حاصل کر لی، یہ بہت ہے۔ ابو بکر نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ مکھن نہ لگاؤ، بہتر ہے کہ تم مجھے کچھ رشوت لگا دو۔ وہ ہنسنے لگا اور ابو بکر کا کہکا گونجا۔ اگلے دن وہ لینڈ لیڈی سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ اس کے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا نوٹ چپکا ہوا تھا، کرائے کے لیے کمرہ دستیاب ہے۔ اس نے وہ نوٹ پڑھا اور اندر چلی گئی۔ اس کا خیال تھا کہ منت سماجت سے کام بننے والا نہیں ہے، کرایہ دار بن کر کوئی کام دکھانا ہوگا۔ تم نے شاید وہ نوٹ غور سے نہیں دیکھا، میں نے لکھا ہے کمرے کرائے کے لیے خالی ہے، لیکن صرف لڑکوں کے لیے، وہ بیزاری سے بولی۔ اس سے پہلے وہ گہری نظر سے اس کا جائزہ لے چکی تھی۔ اوہ اچھا، میں پوری کوشش کروں گی کہ کسی لڑکے سے کم نہ رہوں، میرا مطلب میں اپنا مردانہ رکھوں گی رویہ۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مردانہ رویہ؟ تم زنانی ہو کر بھی مردانی رویے کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو؟ اوہ، میرا مطلب ہے اس لیے کہ لڑکے کو کرایہ دار رکھنا چاہتی ہے، آپ کی چوری کی چیز نہ بیچے۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا کیا کہا تم نے؟ چیزیں؟ تمہیں کیسے پتا کہ میرے گھر سے چیزیں؟ اس نے اپنی زبان کاٹی۔ وہ دراصل میں وہ پہلے بھی 3-4 گھر دیکھ چکی ہوں۔ ایک لیڈی بتا رہی تھی، یہ یونیورسٹی کی لڑکیاں بہت تنگ کرتی ہیں، میک اپ چلا لیتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اٹھا لیتی ہیں۔ ایک لڑکی نے اس کی دادی کا شادی کی شال اٹھا کر لے گئی، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ لڑکیاں یہ سب کرتی ہیں، اس لیے میں کوئی انہیں نہیں رکھنا چاہتا۔ اچھا، باقی سب کے ساتھ لڑکیاں یہی کرتی ہیں۔ اس کے زخموں پہ شاید تھوڑا سا مرہم لگ گیا تھا، لیکن میں ایسی نہیں ہوں، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ انفیکٹ میں آپ کے گھر کے کاموں میں مدد بھی کروا دیا کروں گی اور پھر گھر کا صفایا بھی کر دیا کروں گی۔ لینڈ لیڈی نے دل پھول کر کہا۔ اس کا منہ بن گیا۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا میڈم، ہر انسان کے منہ پر بھی نہیں لکھا ہوتا کہ وہ چور چکار نہیں ہے۔ آپ میری بے عزتی کر رہی ہیں۔ پرشک تھوڑی سی کر لیں، لیکن مجھے رہنے کی جگہ دے دیں۔ میرے ایگزام شروع ہونے والے ہیں اور برف باری بھی، تو مجھے تہہ خانے میں بہت سکون ملے گا۔ مجھے تہہ خانوں میں رہنے کی بہت اچھی پریکٹس ہے، میں پورے 15 سال سے رہی ہوں۔ تمہیں کیسے پتا کہ میرے گھر میں ایک تہہ خانہ ہے؟ میں وہ کرائے پر دینے والی ہوں۔ وہ ہر گھر میں تہہ خانہ ہوتا ہے نا؟ اس کے حلق میں پھندا پڑا۔ نہیں، ہمارے پڑوس کے کسی گھر میں نہیں ہے۔ میں شکاگو میں رہتی ہوں نا، تو شکاگو میں مشہور ہے کہ نیو یارک کے ہر گھر میں ایک تہہ خانہ ہوتا ہے، بس اسی لیے۔ اور کیا کیا مشہور ہے شکاگو میں؟ لینڈ لیڈی نے شکی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہی کہ نیو یارک کی عورتیں بہت سلیقہ شعور اور خوش گفتار رہتی ہیں، خوبصورت اور نازک سی۔ اس نے منہ بنا کے کہا۔ لیکن میں تو موٹی ہوں۔ لینڈ لیڈی کی شکوک کم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ خوبصورت اور نازک جذبات کی حامل، اس نے فکر بدل کر لینڈ لیڈی کے سپرد کیا۔ اسے تہہ خانہ دے دیا گیا، جہاں ایک عدد سنگل بیڈ تھا، کونے میں ایک لکھنے پڑھنے کی میز اور ایک لیمپ۔ وہ اپنا سجا سجایا اپارٹمنٹ چھوڑ کر چھوٹے سے تہہ خانے میں آ چکی تھی۔ انسان کا ماضی گھوم پھر کے اس کے سامنے ہی آ جاتا ہے۔ وہاں کوئی اور سامان موجود نہیں تھا۔ فی الحال وہ گھر میں گھوم پھر کے ڈائری نہیں ڈھونڈ سکتی تھی۔ لینڈ لیڈی اس پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ پہلے اسے اپنا اعتماد بحال کرنا تھا، پھر لینڈ لیڈی سے بات کرنی تھی۔ آپ کا گھر بہت صاف ستھرا ہے، کوئی کاٹ کباڑ وغیرہ نہیں ہے؟ اس نے ایک دن اصل مقصد پہ بات شروع کی۔ لینڈ لیڈی نے ایک آہستہ کہی۔ بہت کچھ تھا، سب چلا گیا۔ ہاں، کہاں؟ اس کی نظروں کے سامنے ٹیلر کا چڑیا گھر گھوم گیا۔ چور کے ہاتھوں چور بازار۔ اوہ، بہت دکھ ہوا۔ میری سالگرہ پر پاپا نے مجھے ایک لیمپ گفٹ کیا تھا، ہاتھی کی کھال کا تھا، بہت پیارا اور نازک سا۔ ہاتھی کی کھال اور نازک، اس کے منہ سے پھسل گیا۔ یعنی اف، پھر سے لیمپ کا قصہ۔ تم کیا جانو؟
اتنا ہی پیارا تھا کہ وہ لیمپ اسے تہخانے کے کاٹ کباڑ میں کیوں پھینک دیا آپ نے؟ سنبھل کر رکھتی نا۔ وہ آہیں بھرتے بھرتے چونک گئی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ تہخانے کے کاٹ کباڑ میں پڑا تھا؟ اس کا نیچے کا سانس نیچے اور اوپر کا اتنا ہی اوپر رہ گیا کہ وہ سیدھا سیدھا اوپر نکل سکتی تھی۔ میرا اندازہ ہے جب سے تم آئی ہو تمہارے سارے اندازے بالکل ٹھیک ثابت ہو رہے ہیں۔ کون ہو تم؟ وہ میں دراصل ایک دم سے رو دی، آنکھیں رگڑنے لگی۔ میری ماں کے پاس بھی میرے نانا کا دیا ایک لیمپ تھا، خرگوش کی کھال کا۔ میری ماں نے اسے تہہ خانے میں رکھا ہوا تھا۔ ماں سے ایک بار پوچھا کہ وہ اسے ایسے چھپا کر کیوں رکھتی ہے، تو انہوں نے کہا جب میری نظر اس پہ پڑتی ہے تو مجھے تمہارے نانا یاد آتے ہیں، بس اسی لیے۔ تو میں نے سوچا ہر عورت ایک جیسا سوچتی ہے، آپ نے بھی اس نے گہری آوری۔ ہاں، ہر عورت کا ایک ہی غم ہے، مجھے ایسے دیکھ کے پاپا یاد آتے ہیں۔ میں نے اسے اچھی طرح سے پیک کر کے نیچے رکھا تھا، لیکن اگر اب وہ مجھے کہیں سے مل جائے تو میں اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھوں گی۔ کاش وہ مجھے مل جائے۔ علیزہ کو مل چکا تھا ٹیولپ پر، ایک آکشن شاپ پہ پڑا ہوا، پورے $70 کا۔ ابو بکر کے ساتھ گئی اور لیمپ خرید کے لے آئی، پر لا کر لینڈ لیڈی کو دے دیا اور کہا کہ ایسے ہی چلتے چلتے یہ پسند آ گیا تو سوچا آپ کے لیے لے لوں۔ لینڈ لیڈی تو سانس لینا ہی بھول گئی، پھر رونے لگی۔ یہ تو میرے پاپا والا ہے۔ اسے اٹھا کر نشانیاں چیک کرنے کے بعد اسے سکتے ہوئے بولی۔ علیزہ نے مسکراہٹ دبائی۔ اچھا، کیا واقعی؟ کیا حسین اتفاق ہے۔ پھر وہ دیر تک اسے سپنے سینے سے لگا کر روتی رہی۔ علیزہ کو دادی کی کشن بھی نظر آئے تھے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی مہنگے تھے، وہ اتنا کچھ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ پیسے بھی ابو بکر نے دیے تھے۔ لینڈ لیڈی کچھ اتنا خوش تھی کہ اسے رات کے کھانے کی طاقت دے ڈالی۔ وہ ایک لڑکی آپ کی کرایہ دار تھی، ٹیلر نام تھا اس کا۔ وہ اس کا سامان آپ نے رکھا ہوا ہے، پلیز وہ دے دے۔ اس سامان میں اس کے فادر کی کچھ تصویریں ہیں اور ایک پرانی یادیں۔ تو کھانا کھانے کے بعد اس نے بات شروع کی، تو تم اس چورنی کی فرینڈ ہو، تمہیں اس نے بھیجا تھا۔ لینڈ لیڈی کا موڈ بگڑ گیا۔ نہیں نہیں، میں اس کی فرینڈ نہیں ہوں، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ اپنے سامان کے لیے پریشان ہے۔ بس میرا دل اس کے آنسو دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ میں دوسروں کے درد محسوس کرنے والی لڑکی ہوں، کسی کو روتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے سوچا کہ آپ سے بات کروں، آپ جیسی رحم دل خاتون ضرور اسے معاف کر دیں گی۔ رحم دل خاتون نے اسے بے رحمی سے گھورا۔ تمہیں اس نے بھیجا ہے نا؟ یہ لیمپ بھی اس نے دیا ہوگا، یعنی میری چیزیں اس نے چھپا رکھی ہوئی۔ میری دادی کا ڈریس بھی اس کے پاس ہی ہوگا۔ کہانی الٹی پڑ گئی۔ دادی کا ڈریس کینچی اور سوئی دھاگے سے گزر کر کٹ پڑ چکا تھا۔ اس نے جلدی سے دکان کی رسید نکال کے اسے دکھائی۔ یہ دیکھیں، یہ لیمپ آج ہی خرید کر لائی ہوں، آپ دکان پر جا کے پوچھ بھی سکتی ہیں، ورنہ فون کر کے پوچھ لیں، پورے $70 کا آیا ہے۔ لینڈ لیڈی نے دکان پہ فون کیا، پھر کہیں جا کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ایک لکڑی کی الماری کے پاس آئی، لاک کھولا اور سامان کی طرف اشارہ کیا۔ میں غصے میں تھی جو میں نے اس کا سامان بیچ دیا، بس یہ تھوڑا بہت بچ گیا، یہ کسی نے خریدا ہی نہیں۔ وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ ایک پرانا کمبل، کچھ عمر رسیدہ، کچھ سویٹر، کچھ ٹوٹے پھوٹے مگ وغیرہ، بس اور ڈائری کہاں ہے؟ وہ چلا اٹھی، اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ ڈائری، وہ یاد کرنے لگی، اس چوری کے بعد ایک لڑکا کرایہ دار بن کر آیا تھا۔ اس نے چورنی کے باکس دکھائے تو جس کی ضرورت ہے وہ آدھی قیمت پر لے لے۔ اس نے 5-6 باکس دیے، پھر کوئی ڈائری بھی تھی ان میں۔ وہ پوچھ رہی تھی، وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ ہاتھی کی کھال سے بنے لیمپ کو اٹھا کر اپنے اور لینڈ لیڈی کے سر پہ دے مارے۔ تم بہت دنوں سے ملنے نہیں آئی۔ ابو بکر پہلی بار اس کے گھر آیا تھا، اس نے سر کی جنبش سے دل دی تھی، شاید اس کا سر کچھ زیادہ ہی زور سے دل اور دیوار سے ٹکرا گیا تھا۔ تم مجھے بلا لیتے، میں آ جاتی۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے افسوس سا ہوا۔ تم مجھے بلا لیتے، ماما نے کہا تھا کہ مجھے چلنا پھرنا چاہیے۔ اس نے نظر چرا کر کہا، تم بس واک کرنے کے خیال سے آئے ہو؟ اس کے بے لوث سے جذبات پر پانی پڑ گیا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ کی واحد کھڑکی میں پورا سر اور آدھا دھڑ نکال کر باہر دیکھ رہا تھا۔ ہاں، وہیں سے کہا، کھڑکی کے باہر سر نکالو، دھڑ نہیں۔ نیچے گر گئے تو کون اٹھائے گا تمہیں؟ سب اس وقت اپنی اپنی جاب پر ہوتے ہیں۔ اتنی اونچائی سے گرنے پر انسان نیچے نہیں اوپر جاتا ہے۔ سر کو کھڑکی سے باہر رکھتے ہوئے اس نے مڑ کر اسے دیکھا اور زیر لب ہنس دیا۔ پھر وہ کھڑکی کے پاس رکھی واحد چیئر پر بیٹھ کر جھولنے لگا، بالکل بچوں کی طرح، جیسے وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا نہ ہو۔ اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کر، یہاں شور بہت ہے۔ تمہارا گھر بھی اچھا ہے، چھوٹا سا ڈربا، شروع بھی نہیں ہوتا اور ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے اپارٹمنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ مائکرو اپارٹمنٹ؟ تم تو واقعی میں بہت غریب ہو بھائی۔ یہ راکنگ چیئر کتنے کی لی تھی؟ یہ پہلے کرایہ دار کی تھی، فری میں ملی ہے۔ وہ ہنس دیا۔
तुम्हारी किस्मत काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छी होती तो तुमसे मिलती। वो तंज करती रही। इसकी मुस्कुराहट गायब हुई। वो सैयरी कहने ही वाली थी कि वो उठ खड़ा हो गया और गर्दन को सीधा करके यहाँ से बाहर जाने की तरफ लगा। इसकी चाल में इतनी तेज़ी थी कि वो तेज़ी भी इसकी सिर्फ लेकिन एन एन इसके मुँह के सामने जाकर खड़ी हो गई। ज़्यादा फासला नहीं रहा दोनों में। पीछे एक किचन काउंटर था, आगे सोफ़ा, घर छोटा था। आई एम सॉरी मैं मज़ाक कर रही थी। कोई इतना करीब होकर सॉरी कहे, तो वो जो दिल होता है ना, इसके आस-पास घंटियाँ सी बजने लगती हैं। अबू बकर हँस दिया। पहले दायाँ पैर पीछे किया, फिर बाएँ को शर्म में बिदलाई। एक कदम दूर हट के खड़ा हो गया। छोटे घर इससे भी अच्छे होते हैं। और मैं भी मज़ाक में ही जा रहा था। मम्मा कहती हैं बेवकूफ़ों की बातों का बुरा नहीं मनाना चाहिए, बल्कि इन्हें हाथ से मार लेते हैं। घूमने चलें? इसने ऐसी चुटकी बजाकर कहा जैसे खिड़की से बाहर इसका हेलीकॉप्टर तैयार हो। शाम तक दोनों इधर-उधर घूमते-फिरते रहे। एक पार्क में बैठकर इन्होंने आइसक्रीम खाई। वो खुद भी खाती रही और चम्मच से इसे भी खिलाती रही। टिश्यू से उसका मुँह साफ करती रही। जब इसका हाथ थक गया, तो इसने इसकी बाकी माँदा आइसक्रीम खुद खा ली। मेरे आने से पहले तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी बेरंग सी हो गई है ना? वो एक झूले पे बैठी, गोल-गोल घूम रही थी। तुम्हारे आने से पहले मेरी ज़िंदगी ब्लैक एंड व्हाइट थी, अब सिर्फ़ ब्लैक है। ही, ही, ही। वो भी वैसे ही झूले पर बैठा घूम रहा था। तुम नाशुक्रे हो, इससे तुम्हारी किताब नहीं मिल रही, वो अब किसी और के पास जा चुकी है। वो जिसके पास भी जाए, तुम इसके पास जाओ। इसे मेरे पास वापस लेके आओ, वरना मेरे इलाज का खर्च तुम बर्दाश्त करो। हैं तुम्हारे पास इतने पैसे? हाँ, मेरे पास बहुत कुछ है। 3 फ्रेंड को कर्ज़ वापस देना है और इनकी रसीदें, लॉन्ड्री का बिल, नेक्स्ट मंथ की किराए की फ़िक्र और तीसरे सेमेस्टर की फ़ीस का भूत। क्या लेना पसंद करोगे तुम? इसने जल के कहा और वो बेसाख्ता हँस दिया और वो दोनों रोड रेस्टोरेंट में बैठे पिज़्ज़ा खा रहे थे। वो तो फिर बस, पूरी जान लगा दो मेरी डायरी वापस लेके आओ। तुम मेरी जान वैसे ही निकालो ना। बात सुनो, तुम्हें कैसे यकीन कि वो डायरी जब किताब की शक्ल में छपेगी तो ज़रूर कामयाब होगी और तुम्हें बहुत सा पैसा मिलेगा। इसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो संजीदा हो गया। अलीज़ा, मुझे ज़िंदगी में कोई एक आध यकीन तो अपने पास रखना ही है ना। मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरी किताब कामयाब रहेगी। अगर ये 2 यकीन भी मेरे पास ना होंगे और क्या बचेगा? मैं तो बिल्कुल खाली हाथ रह जाऊँगा। फिर फिर मेरे लिए एक भी और दिन ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। वो ठीक कह रहा था। वो इसे समझ नहीं पा रही थी। वो ये जानती ही नहीं थी कि वो किस बंद में खड़ा हुआ है। वो ये भी नहीं जानती थी, एक मज़बूत, ऊँचे, लंबे, जवान इंसान को जब इस जैसा इंसान चम्मच बढ़ाकर आइसक्रीम खिलाता है, तो वो कितना ऑकवर्ड फ़ील करता है। इसलिए ऐसा शख्स घर में बंद रहता है और लोगों को ये नहीं बताना चाहता कि देखो, देखो मैं तुम्हारी तरह नॉर्मल नहीं हूँ। तुम्हें मेरे मुँह में निवाले भी डालने पड़ते हैं और मेरा मुँह भी पोंछना पड़ता है। तुम ठीक हो, तुम ठीक हो जाओगे और किताब भी कामयाब रहेगी इंशाल्लाह। इसने पूरे यकीन से कहा। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? इसने टीवी पर अबू बकर का सवाल पढ़ा तो टीवी फोड़ कर दिया और मुस्कुरा कर अबू बकर को देखा। कम बोला करो और ज़्यादा सुना करो, समझे और अब उठो। वैसे वैसे तुम साथ लाए नहीं थे और आ गए थे सैर करने। पूरे $15 के पड़े हो तुम। किताब कामयाब हो जाए तो मेरा भी हिसाब किताब कर देना प्लीज़। उठ जाओ अब। वो कुर्सी से उठ कर 4 कदम आगे जा चुकी थी। वो वहीं बैठकर इसे देखता रहा। इसकी आँखों में मुस्कुराहट थी। अगर वो टीवी खोलती तो देखती कि वो क्या कह रहा था, कि लड़की मशरिक़ की हो या मग़रिब की। दिल के सवाल पर जवाब देते हुए बौखला ही जाती है। जब वो रात को सोने के लिए लेटी तो इसने डरते-डरते टीवी खोला। इसमें एक छोटा-सा दिल बना हुआ था। इसने हैरत से दिल को देखा, फिर आँखें मसी। टीवी ब्लैंक था। तो फिर क्या दिल इसकी आँखों में बना था? जो इसे हर जगह नज़र आ रहा था। हाँ, क्योंकि टिलिप इश्क-मोहब्बत के कामों में नहीं पड़ता। बस जानता है कि इन कामों में पड़ गया तो वो किसी काम का नहीं रहता और अभी इसे बहुत से लोगों के बहुत से काम करने थे। लैंडलेडी से इसे इस बंदे की एक तस्वीर और फ़ोन नंबर मिल गया था। इसे फ़ोन किया तो फ़ोन बंद मिला। शायद वो नंबर बदल चुका था। सोशल साइट्स में ढूँढा तो वहाँ भी नहीं था और मुल्क से बाहर हो सकता था। ये भी हो सकता था कि इसने गलती से डायरी ले ली हो, फिर बाद में गैर दिलचस्पी से यहाँ-वहाँ कहीं फेंक दी हो, बल्कि ज़ाया ही कर दी हो। ट्यूलिप भी खामोश था, अबू बकर भी चुप-चुप रहता। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमें वो डायरी नहीं मिलती तो फिर? अबू बकर से मिलने यहाँ यूनिवर्सिटी आया था, लंच के बाद वॉक करते हुए। इसने इससे पूछा था, तुम्हें बुरा लगा? जवाब में वो खामोश रहा। इसने पूछा, नहीं, तुम डायरी के ख़्याल को दिल से निकाल नहीं सकते?
वो डायरी तुम्हारी कुल मता नहीं है, वो बस तुम्हारी एक कोशिश है। इंसान का सब कुछ तबाह हो जाए, तो वो बहुत कुछ सलामत भी रहता है। इसकी हिम्मत और आगे बढ़ने का जज़्बा। नॉर्मल लोगों के लिए ऐसी बातें करना आसान होता है। एबनॉर्मल सिर्फ़ वही नहीं होता अबू बकर, जिसमें जिस्मानी नुकाइस हो। तुम्हें क्या लगता है कि ज़िंदगी, जंग सिर्फ़ तुम्हारे लिए मुश्किल है? क्या ये मुझ जैसे, चलो मुझे छोड़ो, क्या ये दूसरे मुकम्मल इंसानों के लिए आसान है? गुर्बत की चक्की में पिसने वाले वो हर इंसान जो रात-दिन जान-तोड़ मेहनत करता है, फिर भी इसे 2 वक़्त पेट भर रोटी नसीब नहीं होती। क्या वो एबनॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुज़ार रहा? लेकिन लेकिन मुल्क बदल हुए वो सारे रेफ्यूजी जो कैंपों में पड़े हैं और सिर्फ़ ये चाहते हैं कि इनके मुल्क में खाना जंगी थम जाए और वो वापस अपने घरों को जाएँ। क्या वो एबनॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुज़ार रहे? जो बच्चे यतीम हो चुके हैं, जिन नौमौलूदों की माएँ मर चुकी हैं, जिनके सरों पे साहिबान नहीं, जिनका कोई सहारा नहीं, जो सालों से मुहलिक बीमारियों से लड़ रहे हैं, क्या वो एबनॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुज़ारते? तुम्हें क्या लगता है, गूंगा, बहरा, अंधा या हाथों से माज़ूर होना ही एबनॉर्मल होना होता है? हम सब इंसानों की ज़िंदगियाँ कहीं न कहीं नामुकम्मल हैं, लेकिन हाँ, जहाँ बहुत सी कमियाँ होती हैं, वहाँ बहुत कुछ मौजूद भी होता है। अबू बकर यकटक इसकी शक्ल देख रहा था। दोनों चलते-चलते रुक चुके थे। तुम गूंगे बहरे नहीं हो, बल्कि चंद वजूहात की बिना पर तुम सिर्फ बोल नहीं सकते। तुमने इन लोगों के बारे में सोचा है, जो सिरे से सुन ही नहीं सकते। सर्जरी के ज़रिए ज़ुबान के ठीक होने के चांसेस तो हो सकते हैं, लेकिन इनके बारे में क्या कहोगे, जो किसी तरह भी रात से कोई आवाज़ सुनने के काबिल नहीं होते? इन्होंने ज़िंदगी में कोई आवाज़ नहीं सुनी। ज़िंदगी तुम पर मेहरबान भी रही है, क्योंकि ज़िंदगी ने तुम्हें हर आवाज़ सुनाई है। बारिश की बौछार, ट्रैफ़िक का शोर, माँ की लोरी और लाड, बच्चों के मुतरन्नम चहके, परिंदों की चहकार, और ये देखो मुझे। दोनों पैर जोड़कर वो उछली और पैरों को फुटपाथ पर ज़ोर से रगड़ा। ऐसी ऊट-पटांग आवाज़ें भी, जो मुफ़्त हैं, जिन पे तुम्हारा पूरा हक है। ज़िंदगी ने तुम्हें कुछ छुपा कर नहीं रखा, तुमसे कुछ छुपा नहीं रखा, तुम्हें सब दिया है। तुम्हारा एक हाथ मफ़लूज है, लेकिन एक के ठीक होने के चांसेस हैं। आज नहीं तो कल ये भी ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दी कुछ ठीक नहीं होता। हाँ, जल्दी नहीं होता, कोशिश से होता है। ये कोशिश तुम्हें करना है। हेलेन केलर ने पहला जुमला क्या बोला था? जानते हो? इसने कहा, मैं गूंगी नहीं हूँ। इस जुमले का मतलब जानते हो क्या था? इसका मतलब ये नहीं था कि मेरे पास आवाज़ नहीं। इसका मतलब था मेरे पास ताकत है। मैं फ़तहमंद हो चुकी हूँ। मैं अपनी कमज़ोरी को मात दे चुकी हूँ। मैं हेलेन केलर, मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ। 20 साल इसने अपना हाथ अपने टीचे के होठों और हलक पर रखा था और दुनिया का सारा इल्म निचोड़ लिया था। तुम 20 महीनों में थक गए हो? अबू बकर लाजवाब हो चुका था। ट्यूलिप तुम्हारी मदद के लिए आया है, लेकिन सच बताओ, क्या तुम खुद ट्यूलिप से बड़ा जादू नहीं हो? तुम्हारी हिम्मत और हौसला बजाते खुद ट्यूलिप नहीं है। लेकिन अब तक की इंसानी तारीख में कितने बड़े-बड़े जादू हुए हैं। क्यों और कैसे? सिर्फ इसलिए कि इंसान के पास हर जादू से बड़ा एक जादू होता है। इसकी मेहनत का जादू, इसकी जुनून और लगन का जादू, खुद को मुकम्मल समझने और कभी हार न मानने का जादू। अल्लाह ने ट्यूलिप को भेजा, लेकिन कोशिश के लिए हमें ही मौजूद रखा। तुमसे मिलने से पहले मैं बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन अब मैं बहुत बदल चुकी हूँ अबू बकर। ज़िंदगी आसाइशों को हासिल कर लेने का नाम नहीं है। कामयाब ज़िंदगी दौलत और शोहरत के लिए नहीं घूमती। कामयाब ज़िंदगी और कामयाब इंसान तो वो है जो पहले खुद मज़बूत इंसान बने, फिर दूसरे कमज़ोर इंसान को मज़बूत बनने में मदद दे। ये ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के अलावा कुछ नहीं है। अबू बकर चुप था और रात तक चुप रहा। वो सोच रहा था कि कब और कैसे वो इतना बदल गया था। बचपन से लेकर इस हादसे से पहले तक वो बहुत खुशउम्मीद रहा। इसने कभी खुद को गूंगा नहीं समझा। इसके बहुत से प्लान्स थे, ख्वाब थे जिन्हें वो पूरा करना चाहता था। फिर वो कैसे हाथों की माज़ूरी के बाद इसने खुद को अधूरा समझना शुरू कर दिया। हँसना और कहके लगाना तर्क कर दिया। अपने ख्वाबों को महदूद कर लिया। वो क्यों महसूस नहीं कर पा रहा था कि इस पर मायूसी तारी होती जा रही है। हिम्मत हारना शुरू कर दी। वो खुद को सिफ़र समझने लगा है। चंद दिनों बाद वो दोबारा इससे मिलने के लिए गई, तो अबू बकर घर पे नहीं था। आंटी ने बताया वो करीब ग्राउंड में फुटबॉल खेलने के लिए गया है। जब वो फुटबॉल खेलता है तो अक्सर मुंह के बल गिर जाता है। उठना इसके लिए मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो चला गया। आंटी की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पे खुशी थी। वो भी यही चाहती थी कि तकलीफ से गुजर कर ही सही, लेकिन अबू बकर को जिंदगी में शामिल करे, क्योंकि इन्होंने इसे कुछ पेपर्स दिखाए। सारी-सारी रात बैठकर इन्हें लिखता रहता है। पसीने से भीग जाता है, तकलीफ से चेहरा खिल जाता है, लेकिन ये पेन को उँगलियों में फँसाकर लिखता रहता है।
टाइप करने की कोशिश भी करता है। अपनी गुमशुदा डायरी को भूलकर वो नए सिरे से कुछ लिखना शुरू कर चुका है। इन पेपर्स पर टेढ़ी-मेढ़ी 4-5 सतरें लिखी हुई थी और पहली सतर थी, मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ। ऐसा तो नहीं कि जो ये दुनिया छोड़ चुका हो, ऐसा तो नहीं कि वो ये दुनिया छोड़ चुका हो। वो खुद से महवे कलाम थी, अपने खाने के लिए कुछ बनाना चाहती थी। तुम कितनी आसानी से मौत के बारे में सोच लेती हो, बहुत बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि पेन में सॉस डालते हुए एक और आवाज़ सुनाई दी। मेरे ख्याल में मैं बहरा नहीं हूँ। सुन चुका हूँ कि तुम्हें 9 बजे पिक करना है। अगर तुम्हारी फ्लाइट लेट हुई, तो मुझसे ये तवक्का ना रखना कि मैं वहाँ बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ठीक है, बाय। वो समझी साथ वाले अपार्टमेंट से किसी की आवाज़ आ रही है, इसने आवाज़ पे तवज्जो न दी। वो बर्तन धो चुकी, तो इसे याद आया कि साथ वाले अपार्टमेंट में क्या पूरे फ्लोर में कोई लड़का नहीं रहता। ये आवाज़ कहाँ से? किचन काउंटर पर इसका मोबाइल रखा हुआ था, तो आवाज़ ट्यूलिप से आई थी। इसने जल्दी से ट्यूलिप को देखा, लेकिन वो ब्लैंक था। इसने खौफ से इसे पटक दिया। ये क्या बात हुई? अब ये कौन था जो एयरपोर्ट जा रहा था या जहाज़ से आ रहा था? वही किराएदार लड़का की आवाज़ ही किसी और की थी। कौन से वाले ने नो कहा? सुबह की या रात? दिन कौन-सा था? इस हफ्ते का या अगले हफ्ते का? उफ़! इसे ट्यूलिप को अपने मुँह के सामने रखा और एक थप्पड़ खींच मारा। अगर ट्यूलिप इंसान होता तो इसे जॉब से बर्खास्त कर देती। बंदा दे तो पूरी और ठीक-ठीक तस्वीर दे, वरना ना दे। वो परेशान हो चुकी थी। यहाँ दिन के 9 तो गुज़र चुके थे। रात के 9 बजे से पहले वो 8 बजे ही एयरपोर्ट आ चुकी थी। इधर-उधर चल-फिर कर लड़के को ढूँढने की कोशिश कर रही थी। 9 से 11 बज गए, लेकिन वो वहाँ कोई नहीं आया। रात को सोने से पहले इसने सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाया था। सुबह इतवार था और वो 12 बजे तक सोती थी, लेकिन अब 7 बजे उठकर 9 बजे एयरपोर्ट जा रही थी। वो अगले दिन सुबह एयरपोर्ट पहुंच गई, लेकिन 11 बजे तक इसे वहां कोई नहीं मिला। इसके पास किराएदार की जो तस्वीर थी, वो तस्वीर इतनी बार देख चुकी थी कि इसे लगा कि इसकी अपनी शक्ल इस किराएदार लड़की जैसी हो चुकी है। वो घर वापस आई और रात को फिर 9 बजे से पहले एयरपोर्ट आ गई। इसे हंसी भी आ रही थी और रोना भी। हंसी इसलिए कि इससे जिंदगी कहाँ से कहाँ आ चुकी थी। रोना इसलिए कि वो मनहूस आकर क्यों नहीं दे रहा। जो फ़ोन पर बात कर रहा था, वो मनहूस आ चुका था और पिक करने के लिए आया था। बार-बार रिस्टॉर्च की तरफ देख रहा था। 9 बजने में भी पूरे 7 मिनट थे। रीता ने इसके 12 बजा दिए। तुम जिसे पिक करने आए हो, इसकी फ्लाइट पूरे 30 मिनट लेट है। मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। यानी इसने जमाई देते हुए कहा। मैं तुम्हारा यहाँ 3 साल मतलब 3 दिन से इंतज़ार कर रही हूँ। वो हैरान होकर इस अजीबो-गरीब लड़की की तरफ देखने लगा। इसे शायद 3 दिन से कुछ खाया नहीं था। इसलिए बेचारी बहक गई थी। तुम मिस नोबिता और वो मेरा मतलब मिसेस जॉर्ज के घर पे गेस्ट थे। वहाँ तुमने इनसे कुछ बुक्स खरीदी थी। ओह! जिनमें एक डायरी भी थी। जिनमें मुझे वो डायरी चाहिए क्योंकि वो किसी और की मलकियत है। और देखो, कोई होशियारी नहीं दिखाना। मेरी 2 आदमी पर नज़र होती है। तुम देख सकते हो। चौथी जमाई को वो मुश्किल रोकते हुए इससे वो मुश्किल ही कहा। लड़के ने गर्दन मोड़कर आसपास देखा और फिर ठिक्का लगाया। कोई प्रॉन्क कर रही हो? कैमरा कहाँ छुपाया है? मैं थप्पड़ मार दूंगी और तुम्हारे मुंह पे छप जाएगा। वो कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं सकी। बहरहाल 10 मिनट की बहस तकरार के बाद वो दोनों अगले दिन ही एक जगह मिल बैठकर बात करने के लिए तैयार हो चुके थे। अगले दिन जब वो वक्त मुकर्ररा पे इसके डिपार्टमेंट गई, तो वो घास पर सीने के बल लेटकर लैपटॉप पे काम कर रहा था। तुम डायरी ले आए हो? वो घास पर इसके सामने बैठ गई। मैंने कब कहा था कि मैं डायरी लाऊंगा? तुमने कहा था कल आना और ले जाना। वो गुस्से से उठ खड़ी हो गई। हाँ, कहा था कल आना और इंकार ले जाना। मैं डायरी नहीं दूंगा। दे दिया इंकार, अब जाओ। इसका खून खौल के रह गया। ये तो बदतमीजी की हद थी। देखो, किसी की चीज पर ऐसे कब्जा नहीं करते। मैंने किसी की चीज पे कब्जा नहीं किया। मैंने इस घर की मालकिन से वो डायरी खरीदी थी। पैसे दिए हैं इसके। वो ठीक कह रहा था। इसने डायरी चोरी नहीं की थी, कब्जा भी नहीं किया था। जैसे नीलामी में लोग चीजें खरीद कर इनके मालिक बन जाते हैं, वैसे ही वो बन चुका था। अब इसे कोई भी वो डायरी वापस नहीं ले सकता था। वो डायरी तुम्हारे किसी काम की नहीं, लेकिन वो अबू बकर के बहुत काम की है। और सर्जरी करवाना चाहता है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। तो तुम यहाँ मेरे सर पे खड़ी क्या कर रही हो? तुम भी आगे बढ़ो, शाबाश। गुस्से से खौलते हुए इसने मुठ्ठियां भींच ली और बहुत सबसे कहा, तुम
तुम इस डायरी के बदले में क्या लोगे? क्या दे सकती हो तुम? कुछ भी। लेकिन देखो, बेवकूफ़ों की तरह पैसे ना माँग लेना। कोई ऐसा काम जो कर सकूँ। थोड़ी खुजाने लगा। शायद वो सिचुएशन एन्जॉय कर रहा था। तुम कैसी गर्लफ्रेंड? तुम मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी बात करवा सकती हो? तुम खुद बात कर लो, फ़ोन कर लो। मरीज़ पर तो नहीं रहती ना? इस ज़मीन पर नहीं रहती, वो मर चुकी है। तो तुम भी मर जाते, इसने सोचा लेकिन कहा नहीं। कहा इसने ये, मुझे मुर्दा लोगों से बातचीत का कोई तजुर्बा नहीं। तुम कुछ और कहो, शायद मैं वो कर सकूँ। मैं कर सकती अच्छा, ये कर सकती हो तो ठीक, वरना बाय-बाय। इसने हाथ हिलाया। हाय हाय! इसका दिल दुहाई देने लगा। वो सोचने लगी, शायद टेलिप इस सिलसिले में कुछ कर सके। अच्छा, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम वगैरह बताओ। ये तस्वीर दो, मैं कोशिश करूँगी। वो हैरत से इसे देखने लगा। इसकी तवक्का नहीं थी कि वो क्या कहेगी। इसने जेब में से मोबाइल निकाला, गैलरी तक गया, एक तस्वीर निकाली और इसे रीज़ा की आँखों के सामने कर दिया। ये है वो। वो आप जानते हैं कि वो कौन है? हाँ, ये वही वो है जिसके कार्ड्स पढ़कर अलीज़ा ने कहा था कि वो साइंसदान या डॉक्टर बनेगी, लेकिन जो खुदकुशी करके मुर्दा बन चुकी थी। ओह! बेसाख्ता इसका मुँह खुला, तो ये इसकी असल सज़ा थी। इसने अपनी पेशानी को हाथ से ठोंका। इसने घर आके सबसे पहले ट्यूलिप पे इस लड़की का नाम लिखा, फिर इस पे इसकी तस्वीर भी रखी थी। ट्यूलिप ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। वो जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो एक मुर्दा लड़की से बात करना चाहता था और ट्यूलिप मुर्दा लड़की से बात नहीं करवा सकता था। अब डायरी का असल मालिक वही था, जो जिस शर्ट पे चाहे इस शर्ट पे इन्हें डायरी वापस दे सकता था। वो ढूँढ से इसे डायरी वापस नहीं ले सकते थे, ना पुलिस के ज़रिए, ना ही अदालत के ज़रिए। वो अबू बकर से मिलने के लिए गई तो आंटी डॉक्टर से फ़ोन पे बात कर रही थीं, तो बहुत पुरजोश थीं। शायद डॉक्टर ने इन्हें कोई अच्छी खबर सुना दी थी। एक माँ की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश अपने बेटे को तंदुरुस्त देखने की थी। इंतज़ार था तो बस पैसों का, और बात सिर्फ़ पैसों की भी नहीं थी। बात इस कामयाबी की थी जिसको अबू बकर को अब ज़रूरत थी। इस यकीन की थी जो इसके पास मौजूद रहना चाहिए था। इसकी अपनी चीज़, इसका अपना काम, इसकी अपनी काबिलियत। कितने ही दिन और फिर कितने ही हफ्ते गुजर गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। न्यूयॉर्क में सर्दी बढ़ गई। एक दिन बर्फबारी के दौरान अचानक अबू बकर इससे मिलने चला आया। इसकी नाक और आंखें सुर्ख हो रही थीं। इतनी ठंड में तुम घर से बाहर क्यों निकली? मामा ने कहा चलना फिरना अच्छा होता है। इसके पास बोलने को एक ही झूठ और एक ही बहाना रह गया था। इसने लब खींच लिए। तो तुम चलते फिरते मेरे ही घर क्यों आते हो? और कहाँ जाऊं? अगर वो मुंह से बोल सकता तो इसकी आवाज़ में मासूमियत होती और मोहब्बत भी। इसने अबू बकर को लड़की की तस्वीर दिखाई। ये लड़की मर चुकी है और हैरी इससे बात करना चाहता है। वो फिर डायरी देगा। अबू बकर चौंक गया। अभी कल ही तो मम्मा ने इससे वीडियो कॉल पर बात की थी। इसके फादर मेरे केस देख रहे हैं। ये अपने फादर के मरीजों की कॉल्स वगैरह अटेंड करती है। इनका रिकॉर्ड लिखती है और मीटिंग अरेंज करवाती है। वो हैरान अबू बकर की शक्ल देख रही थी। वो इससे मिलती-जुलती कोई और लड़की होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखो इस लड़की की तस्वीर में, इसके कान पे एक जख्म का नुमाया निशान है। जो लड़की हमसे बात करती है, इसके कान पे भी ऐसा ही निशान है। इसे याद था कि इसके कान पर चोट का निशान बहुत नुमाया था। ये किसी बचपन की चोट का निशान था। वो हैरान परेशान अबू बकर को देख रही थी। इसने अबू बकर का फ़ोन निकाला और लड़की को इसी वक़्त वीडियो कॉल की। हेलो मिस्टर अबू बकर, आपकी अपॉइंटमेंट कल सुबह है। इस वक़्त आपसे बात नहीं हो सकती। अलीज़ा ने एकदम से अपना चेहरा फ़ोन के सामने कर दिया। मैं तुम्हें याद हूँ अलीज़ा, मैं शिकागो में होती थी। तुम अपनी फ्रेंड के साथ मेरे पास आई थी। तुमने कहा था मैं तुम्हारे लिए कार्ड पढ़ूँ। मैंने कहा था तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगी। याद है? याद करो। वो एकदम से परेशान हो गई। कौन हो तुम? ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मैं भी स्कूल में थी और तुम भी। तुम मेरी पेशगोई सुनकर दिल बर्दाश्त हो गई थी और तुमने खुदकुशी कर ली थी। तुम मर गई थी। ओह हाँ, मैं तो मर गई थी। तो अब ज़िंदा कैसे हो गई? वो ज़िंदा ही थी। बाप पर प्रेशर डालने के लिए इसने खुदकुशी की थी, लेकिन बाप ने इसे बरवक्त बचा लिया था। फिर वो न्यूज़ीलैंड चले गए थे। अपनी खुदकुशी की खबर इसने खुद ही बढ़ा-चढ़ा के फैला दी थी। वही टीनेजर्स की बेवकूफ़ाना हरकतें। इसके बाप ने इसे म्यूज़िक स्कूल जाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन निधि का भूत 4-6 महीने में ही उतर गया। वो बाप की ख्वाहिश के मुताबिक साइंस पढ़ने लगी थी। वो डॉक्टर बन रही थी और साथ-साथ अपने डॉक्टर बाप के लिए काम भी कर रही थी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड हैरी भी कह रहा था कि तुम मर चुकी हो। इसे जान छुड़ाने के लिए तो इस खुदकुशी का ड्रामा किया था मैंने। अच्छा ड्रामा है। हुँ, जान पर खेल कर जान छुड़ा दी। अब मेरी बहन
ایک بار اور جان پر کھیل کر میری جان بھی آزاد کروا دو۔ وہ بات تم سے کرنا چاہتا ہے، تم اس سے بات کر لو اور ہمیں ہماری ڈائری دلوا دو۔ معاملات طے ہو گئے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ جس کانوکیشن تقریب کے لیے اسٹوڈنٹس تیار ہو کر پن ٹھن کر جاتے ہیں، ایسے ہی دونوں تیار شیار ہو کر ہیری کے پاس یونیورسٹی ڈائری لینے پہنچ گئے تھے۔ ہاں جی، ابو بکر نے آج سرمئی رنگ کا نیا کوٹ پہنا تھا۔ اس نے بھی ایک رت نئی جیکٹ پہنی تھی۔ پاپا نے اسے کچھ پیسے بھجوائے تھے، اس نے اسے شاپنگ کر لی تھی۔ آج اسے یقین تھا کہ کام بن جائے گا۔ میں نے تمہاری مردہ گرل فرینڈ سے ساری معلومات طے کر لیے ہیں، اب تم جب چاہو اس سے بات کر سکتے ہو۔ علیزہ کے انداز میں بڑی اطلاعات تھی، جیسے وہ ڈائری لینے نہیں گولڈ میڈل لینے آئی ہو۔ اچھا، کیا واقعی؟ وہ برگر کھا رہا تھا، آرام سے کھاتا رہا۔ ہاں، تم ڈائری لے آنا، مجھے چیک کروا دینا، ہم دیکھیں گے وہ 80 ہے یا نہیں۔ میں اسی وقت تمہاری سے بات کروا دوں گی۔ وہ بے یقین سے دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی؟ اسے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ ہاں میرے باپ، ہاں، تمہارے لیے میں نے ایک مرے ہوئے انسان کو ڈسٹرب کیا، اسے بات کرنے پہ آمادہ کیا۔ اب تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے جھنجھلا کے کہا۔ برگر سے باتیں چباتے وہ رک گیا، تھوڑا سا چونک گیا۔ میں نے مذاق کہا تھا، اور تم نے واقعی شرلا سے رابطہ کر لیا؟ سب نہیں جانتی، وہ سب نہیں جانتی، میرا اس سے رابطہ ہو چکا ہے۔ تم ڈائری دو، اسے بات کرو اور ہمیں آزاد کرو۔ میں نے تمہیں دونوں کو قید ہی کب کیا تھا بھائی؟ اچھا، کیا ابھی 1 گھنٹے میں میری اس سے بات ہو سکتی ہے؟ میں اپنے ہاسٹل سے ڈائری لے کر آتا ہوں۔ ہاں جاؤ، ڈائری لے آؤ اور جلدی آنا۔ وہ 1 گھنٹے کے بجائے آدھے گھنٹے میں واپس آ گیا تھا۔ تب تک وہ دونوں ایک ایک برگر کھا چکے تھے۔ ان کے چہروں پہ بڑا اطمینان تھا۔ ابو بکر تو مسکرا بھی رہا تھا، لیکن علیزہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ کوئی بھی 420 ہو سکتی تھی۔ یہ رہی تھی تمہاری ڈائری، اب شرلا سے رابطہ کرو۔ اس نے دور سے ہی چلا کر کہا۔ ڈائری کھول کے دکھاؤ، پوری بھی ہے یا نہیں؟ وہ ڈائری کے صفحے کھول کھول کر لہرانے لگا۔ ابو بکر نے ہاں میں سر ہلایا تو علیزہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ حکمہ دیکھ کر اس کے ہاتھ سے ڈائری چھین لے، لیکن اگر میری شرلا سے بات نہ ہوئی تو میں اسے جلا دوں گا ابھی، سمجھی؟ مجھے پاگل بنانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اس نے لائٹر نکال کر انہیں دکھایا۔ یہ کوئی فلم نہیں ہے جہاں دھوکہ دہی، جال سازی وغیرہ ہوگی اور انجام میں سچ کی جیت ہوگی۔ میں تمہیں پہلے شرلا کی آواز سناؤں گی، پھر اسے دکھاؤں گی بھی، یعنی ویڈیو کال۔ پھر تم یہ ڈائری دے دینا، وہ میرے اشارے پہ تم سے مزید بات کرے گی، اوکے؟ اوکے، اس نے سر ہلایا۔ اس نے کال ملائی، شرلا آن لائن آئی۔ جو لڑکی مرنے کے اتنے ڈرامے کر چکی تھی وہ مرنے کے بعد یہ بھی کر سکتی تھی۔ اس نے سفید ڈریس پہن لیا تھا، بال کھلے ہوئے تھے، پیچھے کا ماحول بڑا ہی دھواں دھواں خوابناک سا تھا۔ علیزہ نے وہ مشکل اپنی ہنسی سے پائی۔ پہلے اس نے بہت اخلاق کے ساتھ رخ سے سلام دعا کی، پھر اس نے فون کو گھما کر ہیری کی طرف کیا۔ اس کا رنگ پک ہو گیا، وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکا۔ میں سمجھا تم مجھے پاگل بنا رہی ہو، بس میں بھی انجوائے کرنے کے لیے تمہارے ڈرامے کا حصہ بن گیا، لیکن یہ تو سچ میں۔ وہ ہکلانے لگا۔ علیزہ نے فون اس کے ہاتھ میں دیا اور ڈائری اس کے ہاتھ سے لے لی۔ یہ لو، جتنا دل چاہتا ہے روح سے بات چیت کرو، انجوائے کرو، چاہا تو اسکرین میں ہاتھ ڈال کے اس کا گلا دبا دو۔ شرلا نے اپنے مرنے کا ڈرامہ اتنی شفافیت سے کھیلا تھا کہ اس کے زندہ ہونے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ بیچارہ ہکا بکا شرلا کو دیکھے جا رہا تھا۔ 5 منٹ کے بعد ظاہر ہے جسے معلوم ہو گیا تھا کہ سچ جھوٹ کیا ہے۔ گلے شکوے شروع ہو گئے، دو بچھڑے ہوئے دوبارہ سے مل گئے تھے۔ علیزہ نے جا کر اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ میرا فون واپس کرو، اپنے فون سے اس روح سے بات کر لو، ہمیں اب اجازت دو، خدا حافظ۔ جس وقت وہ ہیری سے اپنا فون لے رہی تھی، اس وقت ابو بکر گھاس پر تیز تیز بھاگ رہا تھا۔ وہ ڈائری کو اس کے کوٹ کی جیب میں ڈال چکی تھی۔ وہ خوش تھا، اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ یہ کامیابی معمولی تھی یا غیر معمولی، لیکن یہ اس کی زندگی میں تبدیلی لانے والی تھی۔ پھول بے رنگ ہی کیوں نہ ہو، وہ پھول ہوتا ہے۔ زندگی مشکل ہی کیوں نہ ہو، زندگی ہوتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسان ہو ہی جاتی ہے۔ زندگی ایک دم سے نہیں بدل جاتی، یہ ٹریک سے اترتی ہے تو اسے ٹریک پہ آنے پہ وقت لگتا ہے۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ ابو بکر کے گھر جایا کرتی تھی۔ وہ بولتا تھا اور وہ لکھتی تھی۔ اس کی کتاب ادھوری تھی، وہ اسے مکمل کر رہی تھی، غیر ضروری چیزیں نکال رہی تھی۔ اکثر لفظوں اور جملوں پہ ان کی تکرار ہو جاتی تھی، لیکن کرتی وہ اپنی مرضی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کتاب پر اس کا بھی اتنا ہی حق ہے،
अबू बकर के हक को तस्लीम कर लेता था। अबू बकर इसके हक को तस्लीम कर लेता था। वो इसे भी तस्लीम कर चुका था और इस बात का भी इसके साथ मौजूद था। हाँ, और शायद हमेशा रहे। किताब मुकम्मल हो चुकी थी। अब दूसरा मरहला इसे शाया कराने का था, जो काफी दुश्वार साबित हो रहा था। मैंने कहा ना, जिंदगी में हर काम इतना आसान नहीं होता। कदम कदम पर पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। तुम्हें तारीक जंगलों और कहीं दलदली रास्तों से वास्ता पड़ता है। हाँ, कितने ही पब्लिशर्स इसे रद्द कर चुके थे। अब वो परेशान होती थी, लेकिन अबू बकर हंस दिया करता था। जाहिर है, वो बदल चुका था। बात सिर्फ डायरी के मिलने की नहीं थी। इसने इससे पहले खुद को बदल लिया था। टेढ़ी मेढ़ी लिखाई से इसने एक पेपर लिख लिया था। इसमें इसने लिखा था कि मेरी किताब है, मैंने लिखी है, आप इसे शाया करने में दिलचस्पी लेंगे, हाँ और ना का फैसला एक बार पढ़ने के बाद कीजिएगा। इससे पहले प्लीज रद्द मत कीजिएगा। शुक्रिया। वो एक से दूसरे पब्लिशर के पास जा रहे थे, इतना मुसवदा इन्हें दे रहे थे। नाकामी पर कुछ देर के लिए मुंह भी लटका लेता था, लेकिन फिर अगले दिन घर से निकल जाया करता था। चंद महीनों की जान तोड़ कोशिश के बाद एक एनजीओ ने इनकी थोड़ी सी मदद की और इन्हें एक पब्लिशर मुहैया कर दिया। किताब आई और छा गई, ऐसा नहीं हुआ था। वो हफ्तों और महीनों में सुस्त रवि से कामयाब हुई थी। शुरू में एक मकामी न्यूज़पेपर ने इस पे एक छोटा सा तबसरा किया था। अगला तबसरा 5 महीने बाद आया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होने लगी। इस दौरान अबू बकर का सुन बाजू कुछ कुछ काम करने लगा था, क्योंकि इसका ऑपरेशन कामयाब रहा था। फिजियोथेरेपिस्ट का कहना था कि वो जल्द ही नॉर्मल लोगों की तरह हाथ को हरकत देने लगेगा। ऑपरेशन से बाजू बहुत तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन अबू बकर ने बाजू को हरकत देना शुरू कर दिया था। हर बार जब वो बाजू को मामूली सी हरकत भी देता, तो तकलीफ से इसकी रगें खिंच जाती, इसकी आंखें नम हो जाती, लेकिन वो इस तकलीफ को अपनी जिंदगी में खुश आमदीद कह चुका था। और इस वक्त तक इसकी किताब की शोहरत आगे बढ़ने लगी थी। इसे लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता था। इसने लिटरेरी फेस्टिवल में शिरकत भी की थी। वो फिर से मोबाइल ऐप के इस्तेमाल से बोलने लगा था। वो माइक पर लेक्चर भी ऐसे ही देता। वो खुश था, वो मुतमईन था। जहाँ नॉर्मल और मुकम्मल लोग डिप्रेशन का शिकार थे, वो अधूरा होकर भी खुश था। ये किताब लिखी इसने है, लेकिन इसे ढूंढा मैंने है, मुकम्मल भी करवाया है। पापा अबू बकर का लेक्चर सुनने के लिए आए थे। इसने झुककर इनके कान में कहा था। दोनों पहली रो में बैठे थे। पापा अबू बकर से बड़े मुतासिर थे। कितने ही बार इसकी किताब पढ़ चुके थे। बेटा, इतनी लंबी लंबी नहीं छोड़ते, मुसाफिरों की ट्रेनें छूट जाती हैं। आप भी कभी छोटी, वो चिढ़ गई। हाँ जी, इसके सगे पापा तक इस पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। इस किताब को हासिल करने में इसका भी कोई कमाल हो सकता था। तुम्हें अपना कमाल साबित करके कौन सा अवार्ड लेना है, टीवी पर लिखा था। अच्छा, तो टीवी तंज भी कर सकता था। कोई कमाल ही कर दिखाया है तो शुक्र करो कि अल्लाह ने किसी अच्छे काम के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है। चुप रहो और फिर भूल जाओ। ट्यूलिप अच्छे सबक भी दे सकता था। वो बेसाख्ता मुस्कुराने लगी। तुमने अपने फ्रेंड का जिक्र क्यों नहीं किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया था? तुम्हें सारी दुनिया को बताना चाहता था कि वो बुरे लोग हैं। हाँ, तुम्हें सबको बताना चाहिए था। इस दिन इसका टीवी पर इंटरव्यू था और वो इसने बस अच्छी-अच्छी बातें ही की थी, जबकि वो शिकवा कर रही थी। मैं भी तो बुरा हूँ और तुम भी। अगर इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया तो बदले में अल्लाह ने मेरे लिए मुआवजा भी तो किया, ट्यूलिप का। जब अल्लाह ने हर तरह से मेरी मदद की, तो मैं इन चंद लोगों की धोखेबाजी का शिकवा क्यों करूँ? फिर अगर मैं सबके चेहरों से निकाब उतारने लगा, तो दुनिया बहुत बदसूरत हो जाएगी, क्योंकि हम सभी किसी न किसी निकाब के पीछे होंगे। हाँ, इसीलिए किताब इतनी ज़्यादा पसंद की जा रही थी, क्योंकि वो एहसासात की कहानी थी, ये किसी की नहीं। इसका अगला ऑपरेशन ज़ुबान का था। वो न्यूज़ीलैंड जा चुका था। एग्ज़ाम्स के बाद वो घर वापस चले जाना चाहता था। जाना था उसने। हाँ, इसके पास जाने से कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ था, छोटा-सा। वो रोड क्रॉस कर रही थी, बारिश हो रही थी, छाता इसके हाथ में था और कोई बहुत शिद्दत से पूरी क़ुव्वत से इसे टकराया था। वो घूम कर गिर गई थी, छाता भी दूर जा गिरा था और किसी का दिल इसके कदमों में। तुम्हें चोट तो नहीं आई? तुम्हें कुछ ऐसे गिरने की ख्वाहिश थी, तो पूरी हुई। लेकिन क्या करूँ? सोचा कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर लेना चाहिए। इसका अगला ऑपरेशन गले का था। वो न्यूज़ीलैंड जा चुका था। एग्ज़ाम्स के बाद इसे भी घर वापस चले जाना था, लेकिन इसके पास जाने से कुछ दिन पहले। हाँ,
ایک واقعہ ہوا تھا، چھوٹا سا۔ وہ روڈ کراس کر رہی تھی، بارش ہو رہی تھی، چھاتا اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ کوئی بہت شدت سے پوری قوت سے اسے ٹکرایا تھا۔ وہ گھوم کر گر گئی تھی، چھاتا بھی دور جا گرا تھا اور کسی کا دل اس کے قدموں میں۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ مجھے تمہیں ایسے گرا کر کوئی خوشی تو نہیں ہوئی، لیکن کیا کروں، سوچا کچھ پرانی یادوں کو تازہ کر لینا چاہیے۔ اس بار اسے اٹھنے میں مدد دینے کے لیے اس کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، اسے بولنے میں دقت ہوئی تھی، لیکن شاید اس نے ان فکروں کی بہت زیادہ مشق کی تھی۔ کراسنگ پر گرے گرے وہ یک تک اس بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ ہاں، اس کے بھیگے بالوں سے بوندیں گرتی ہوئی دکھ رہی تھی۔ وہ آج بھی چھاتا نہیں لایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے اکلوتے ہاتھ کو اس نے علیزہ کی طرف بڑھانا تھا۔ تم کب واپس آئے؟ تمہاری سرجری کامیاب رہی؟ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں، میں نے کہا تھا نا، میرے پاس دو وہی چیزیں تھیں جن پر مجھے یقین رکھنا تھا، ایک اپنی گویائی اور ایک اپنی کتاب۔ اللہ نے مجھے دونوں یقین کامل دیے۔ وہ بڑے دل سے مسکرائی۔ ابو بکر نے سر اٹھا کر بارش برساتے آسمان کو دیکھا۔ اب وہ گنگنا سکتا تھا۔ آج بادل بھی مجھ سے کوئی داستان کہنے آئے آئے آئے۔ علیزہ نے اپنی چھتری اوپر اٹھا کر اس میں سایہ کر دیا۔ میں نے کہا تھا نا، زندگی ساحر ہے اور ہم اس کا جادو۔ علیزہ کی جیب میں رکھا ٹیولپ جگمگا کر رہا تھا۔ اس کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ تو اب ٹیولپ کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ پریشان نہ ہو، وہ جا رہا ہے کسی اور علیزہ اور ابو بکر کے پاس، شاید آپ کے پاس، ورنہ یقیناً میرے پاس۔ ختم شد۔ سوئی ختم ہوا اور بہت 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 مزے کا تھا۔ لکھنے کا سٹائل اتنا اچھا تھا کہ اتنی بڑی بات انہوں نے اتنے اچھے انداز سے کہا کہ آپ کو وہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ کتنی مشکل بات کو آپ اتنے آسانی سے ایبزارب کریں، اور ساتھ ساتھ اتنے فنی سینس تھے کہ مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی پڑھتے ہوئے۔ تو آپ لوگ بھی اپنا ریویو کمنٹس میں شیئر کریں، اور کوئی مزید آپ لوگوں کی خواہش ہو کہ اس چینل پہ ناول پڑھا جائے تو پلیز کمنٹ پہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش بھی پوری کریں۔